Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your NorCET batch mentor and mastermind faculty. And today in this session, we are going to discuss the previous year questions of nursing foundation, right? You know, previous year question को discuss करना and previous year question की practice करना is highly important before your final exam because NorCET में many time it happens कि previous year question the exact same question repeat हुए, right? So today we are going to discuss and we're going to revise all the previous year important questions of nursing foundation. So let us discuss with question number 1. Question number 1 is, what is the antidote of heparin? Now what should I say, although this question is from pharma, but we are discussing here in fundamental of nursing. I'm sure you know the answer. Tell me what is the correct answer. Quickly you have to tell me because यहाँ पे अब नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है इस क्वेश्चन में. आई एम श्योर सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. हेपेरिन का अगर हम एंटीडोट पूछे तो द करेक्ट आंसर इज प्रोटामिन सल्फेट, राइट? हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट. अगर मैं बात करूं हेपेरिन की, what is the test that we are going to assess if your patient is on heparin therapy? Always remember it is APTT, right? अगर मैं बात करूं आपका पेशेंट है और पेशेंट को वारफरिन टॉक्सिसिटी हो रखी है, right? In case of warfarin toxicity, then what will be the drug of choice or antidote? The antidote for warfarin toxicity is vitamin K. And whenever you have a patient who is on warfarin therapy, the best test that we should do to assess the toxicity is PT or INR, right? PT or INR, prothrombin type और international normalized ratio, ये आपको करना ही करना है. So vitamin K हमने पढ़ लिया. एड्रेनालिन, now adrenaline is very important drug. Especially क्वेश्चन पूछा था एक बुक में, you know, which of the following drug will help in increasing the duration of long, जो आपके local anesthetic agent होते हैं, lidocaine हो गया, तो उसके duration को लंबा करने के लिए we can use adrenaline, right? Naloxone is a drug of choice for opioids. So हमने quickly revise कर लेना है. तो हेपेरिन की अगर आपका ओवरडोज होगा, हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट. विटामिन के इज द एंटीडोट ऑफ वारफरिन टॉक्सिसिटी. नैलोक्सोन इज एन एंटीडोट ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आईवी सेट शुड बी चेंज्ड और डिस्कार्डेड हाउ फ्रीक्वेंटली, राइट? सो आईवी सेट जो होता है, चाहे वो ड्यूरेट सेट हो या वो अडल्ट आईवी सेट हो, या उसको हमें कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना है. सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आंसर विल बी आफ्टर 24 hourly. हर बार आफ्टर 24 hourly you have to change the IV set. You have to change your, अगर पेशेंट का प्यूरेट सेट लगा है, जो पीडियाट्रिक IV सेट होता है उसे चेंज करना है. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर क्वेश्चन में लिखा है TPN set, how frequently we have to change the TPN set? The answer will be 24 hourly. अगर यहाँ पे लिखा हो how frequently you have to change the gravity enteral feeding bag, ग्रेविटी एंट्रल फीडिंग बैग, जो कि हम यूज करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस फीडिंग के लिए, फीडिंग बैग, ये कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना है? आंसर विल बी 24 आवर्ली. आंसर विल बी 24 आवर्ली. अगर पूछा जाए क्वेश्चन हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव टू चेंज द BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, नाउ इन दैट केस आंसर विल नॉट बी 24 आवर्ली. ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग आइडियली एवरी 4 आवर ड्यूरेशन होता है, 4 घंटे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है. वंस द ट्रांसफ्यूजन इज ओवर इमीडिएटली यू हैव टू डिस्कार्ड इट. बीटी सेट को भी वंस द ट्रांसफ्यूजन इज ओवर डिस्कार्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन इन देयर, राइट? वंस द प्रोसीजर इज ओवर डिस्कार्ड द बैग, राइट? सो ये हमारा ब्रीफ हो गया. देन इसके बाद एक और अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन, एंड इसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, राइट? व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इन विच वैल्यू वी कैन से कि ये प्री हाइपरटेंशन है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है. नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दो क्लासिफिकेशन मिलेगी. आपको एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मिलेगा, एक आपको यूरोपियन क्लासिफिकेशन मिलेगा, राइट? दो क्लासिफिकेशन होगी, एक होगा यूरोपियन, एक होगा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. हमें कौन सा फॉलो करना है? So the one which we have to follow is American Heart Association classification, right? Now let us see the question. If you have a patient जिसका blood pressure है 158/94,
millimeter of mercury, then the condition is called, इसमें से वो condition क्या होगा, हाइपरटेंशन ग्रेड 1 होगा, बीपी इज नॉर्मल बोलेंगे, ग्रेड 2 है ये सिवियर हाइपरटेंशन है. सो जस्ट रिमेंबर दिस टेबल विच इज गिवन बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. ये टेबल को बाय हार्ट याद कर लेना है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट, एंड दिस इज द लेटेस्ट अपडेट, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट जो आपकी जो है रिवीजन नोटबुक में होना ही होना है. ये रिवीजन नोटबुक में आपको क्या लिखना है? सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, द नॉर्मल रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक इज लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डायस्टोलिक इज लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. उन्होंने कोई भी फिगर नहीं दिया, सिर्फ ये बोला है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेस देन 120 होता है, डायस्टोलिक लेस देन 80 होता है. नंबर 1, राइट. नंबर 2 इज कितने वैल्यू को एलिवेटेड बोलेंगे? इफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 to 129 is elevated, and if the diastolic pressure is less than 80, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एलिवेटेड, राइट. एलिवेटेड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया 120 से 129 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 80, देन द कंडीशन इज एलिवेटेड. एलिवेटेड के बाद कौन सा लेवल आएगा? ग्रेड 1, राइट. ग्रेड 1 और स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होगा 130. अब 129 पे खत्म हुआ था, 130 से 139, 130 से 139, एंड डायस्टोलिक होगा 80 से 89, राइट. 80 से 89. ग्रेड 2 में क्या होगा? 140 और हाइयर, 140 और हाइयर. डायस्टोलिक में क्या होगा? 90 और हाइयर, विच इज इजी टू रिमेंबर. एंड लास्ट में आ जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस, वेयर इट इज एन इमीडिएट सिचुएशन, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर है और डायस्टोलिक इज 120 से ऊपर है. नाउ क्विकली एक बार रिवाइज कर लो ताकि अभी हाथ के हाथ रिवाइज हो जाए. सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन है उसको इस तरीके से डिवाइड किया है. अकॉर्डिंग टू देम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक इज लेस देन 120, डायस्टोलिक इज लेस देन 80. ठीक है. एलिवेटेड हम बोल रहे हैं जहां पे सिस्टोलिक बढ़ा, सिर्फ सिस्टोलिक कितना बढ़ा? 120 से 129, डायस्टोलिक अभी भी लेस देन 80. ग्रेड 1 में 130 से लेके 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक में 80 से 89 is your diastolic blood pressure, that is grade 1. Grade 2 बोलेंगे जब systolic blood pressure is more than 140 and diastolic blood pressure is more than 90 millimeter of mercury. अब grade 2 के बाद 3 नहीं आएगा, grade 2 के बाद hypertensive crisis आ गया जब systolic blood pressure 180 से ऊपर हो गया और diastolic blood pressure आपका कितना हो गया? 120 से ऊपर हो गया, राइट. 120 से ऊपर डायस्टोलिक, 180 से ऊपर आपका सिस्टोलिक, दैट विल कॉल एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. सो अगर हम क्वेश्चन को देखें, पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है is 158 millimeter of mercury, right, and diastolic blood pressure is 94. So systolic जो है, systolic blood pressure is more than 140, 140 से ज्यादा है. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 90. ये कौन से ग्रेड में आ रहा था? ग्रेड 2, राइट. ग्रेड 2. सो दिस इज हाइपरटेंशन ग्रेड 2. सो ग्रेड 1 में क्या था आपका? ग्रेड 1 में 130 से 139 के बीच में था सिस्टोलिक. डायस्टोलिक आपका क्या था? डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में था, राइट. तो ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 6 kg चाइल्ड हैज फीवर, डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड टू गिव 50 milligram per kg syrup paracetamol and the available dose is 250 milligram 5 ml. How many ml you will give to this patient? Very simple to answer. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हमेशा अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट. सो डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज या फिर डॉक्टर ऑर्डर, जो भी डिजायर डोज है या डॉक्टर ऑर्डर है. डोज इन हैंड, आपके हाथ में कितनी मेडिसिन है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, हमारे पास क्या क्या है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हैं, D/H मल्टीप्लाई बाय V. D इज डॉक्टर ऑर्डर, राइट. तो डॉक्टर ऑर्डर क्या है बताइए? डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर ने लिखा है कि आपको 50 मिलीग्राम पर केजी सिरप देना है. डॉक्टर ने पूरा ऑर्डर नहीं लिखा. इफ यू सी
पर केजी, मतलब 1 केजी में 50 मिलीग्राम आपको देना है, बट पेशेंट तो यहाँ पे 6 किलोग्राम का है. योर पेशेंट इज 6 केजी, डॉक्टर ने पर केजी का दिया है. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल डॉक्टर ऑर्डर. पूरा ऑर्डर कितना है? सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट टोटल डॉक्टर ऑर्डर, राइट. टोटल डॉक्टर ऑर्डर के लिए क्या होगा? 50 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय जितना भी बॉडी वेट है. अब 1 केजी में 50 है तो 6 केजी टोटल बॉडी वेट है बच्चे का 6 केजी, तो 6 में टोटल ऑर्डर कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6 केजी, राइट. तो इससे क्या होगा? ये आपका पर केजी था, पर केजी यहाँ केजी आ गया. अब यहां से क्या हुआ? किलोग्राम से किलोग्राम कट हो गया. सो द वैल्यू दैट यू विल गेट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 6. 50 मिलीग्राम में है, right. 50 milligram multiply by 6, so 5 and 6 is 30. You will get 300 milligram. 300 milligram is your doctor ऑर्डर, ठीक है. अब हमारे पास डॉक्टर ऑर्डर है. हैंड स्टॉक कितनी है? हमारे पास फार्मेसी में ये मेडिसिन अवेलेबल है 250 मिलीग्राम पर 5 ml. तो ये आपकी हैंड स्टॉक है जो हमारे हाथ पे है, और 5 ml क्या है? वॉल्यूम है. इतनी वॉल्यूम में ये अवेलेबल है. सारी वैल्यू को पुट कर देना है फॉर्मूला में. सो वी हैव डॉक्टर ऑर्डर हमारे पास आया था 300 मिलीग्राम. देन हैंड जो स्टॉक है वो है 250. नाउ है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको यूनिट चेक करनी है. आपका जो डॉक्टर ऑर्डर है और जो आपके पास जो दवाई है दोनों ही सेम यूनिट में होनी चाहिए, मिलीग्राम और मिलीग्राम. तो यहाँ पे 250 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितनी है? वी हैव 5 ml. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ml, राइट. अब मिलीग्राम से मैंने मिलीग्राम को कट कर दिया, वेरी सिंपल. देन यू कैन कट विद दिस 5. आपने 5 को 25, 5 is 25 से कर दिया, ये आपने यहाँ कर दिया, एंड 5 6 is 30, राइट. तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर रह गया? 6. मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया था तो हमारे पास ml बचा, विच इज ml. द डोज दैट यू हैव टू गिव टू द पेशेंट इज 6 ml, राइट. हमारे पास 6 ml बचा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अनदर ड्रग कैलकुलेशन इज 2000 ml fluid is to be given in 8 hours. What will be the rate of infusion? अब rate of infusion पूछा है, very simple आंसर. इसका भी आंसर and the formula is very easy to remember. Flow rate के there are 2 formula. फ्लो रेट हम 2 फॉर्मूला से निकालते हैं. यहाँ पे पूछा है ml पर आवर वाला फॉर्मूला. कैसे पता चला? क्योंकि ऑप्शन में देखो सारा ml पर आवर में है, राइट. सो यूजुअली ml पर आवर वाला जो फ्लो रेट होता है यूज जब हम इन्फ्यूजन पंप से, सिरिंज पंप से किसी को इन्फ्यूजन देते हैं. इसके फॉर्मूला में क्या आता है? टोटल वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स, राइट. अब सारी वैल्यू को पुट कर दो. क्या क्या है? टोटल वॉल्यूम क्या है? 2000 ml ऑफ फ्लूइड यू हैव टू एडमिनिस्टर इन 8 आवर्स. तो ये वॉल्यूम हो गया, ये टाइम हो गया. दैट मीन्स 2000 ml यू हैव टू एडमिनिस्टर इन 8 आवर्स, राइट. 8 आवर्स. तो ये आपने सॉल्व करना है. सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट अराउंड 250 ml पर आवर, right. So answer will be 250 ml per hour. Next question is a written informed consent is taken from the patient to. आपने patient से written consent क्यों लिया? क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर करना है. इसके साथ मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करना. व्हेन यू आर टेकिंग द रिटन कंसेंट और यू आर टेकिंग द साइन ऑफ रिटन कंसेंट, जब आप ले रहे हो, विच एथिकल प्रिंसिपल यू आर फॉलोइंग? हम कौन सा एथिकल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अकाउंटेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, या हम ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं? सो बेसिकली हियर वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी. व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी? प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है दैट पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट इज पेशेंट हैज फुल राइट टू मेक अ डिसीजन. ये पेशेंट का फुल राइट है उसे कौन सा ट्रीटमेंट कराना है, कौन सा नहीं कराना है, ये पेशेंट का डिसीजन होना चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग जिसे जो हम डिसाइड करें पेशेंट की बिहाफ पे, राइट. सो ऑटोनॉमी इट इज पेशेंट राइट टू मेक द डिसीजन. अकाउंटेबिलिटी मीन्स द नर्सिंग स्टाफ और द हेल्थ केयर वर्कर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क, राइट. अब हमने रिटन कंसेंट क्यों लेना है? प्रेशराइज टू टेक ट्रीटमेंट? बिल्कुल भी नहीं. टू withheld the serious information? बिल्कुल भी नहीं. Inform about all the treatment and
इन्वेस्टिगेशन? एब्सोल्युटली. जब आप रिटर्न, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who is responsible for taking the written consent? Always remember, it is the physician, राइट. इट इज नेवर अ नर्स. नर्स के बाउंड्री में, उनके प्रोफेशनल वर्किंग में नहीं आता है. वी आर नॉट सपोज टू टेक द रिटर्न कंसर्ट, बिकॉज रिटर्न कंसर्ट लेने से पहले अ डॉक्टर, अ सर्जन हैज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द प्रोसीजर विच द पेशेंट इज गोइंग. जो प्लान किया है वो सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके बेनिफिट, उसके डिसएडवांटेज, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, सर्जरी में कितना ब्लड लॉस होगा, ये सारी चीजें सिर्फ एक जो डॉक्टर है या सर्जन है वो ही एक्सप्लेन करेंगे. देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेशेंट हैज टू मेक अ डिसीजन कि वो ये प्रोसीजर कराएंगे या नहीं कराएंगे. प्रोसीजर ना कराने के क्या नुकसान है, कराने के क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें इज टू बी कम फ्रॉम द डॉक्टर साइड, राइट. सो द फिजिशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द रिटन कंसेंट. Second is taking a written consent means we are following the principle of autonomy, and written consent is taken so that we can give all the information about the treatment and investigation to the patient. To conceal information, bilkul nahi. Option number C will be the correct answer. Now the doctor instructed to infuse 1 unit of packed RBC to a patient with hemoglobin 7. अब यहाँ पे patient को blood transfusion चल रहा है, पैक्ड आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन है. ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन द नर्स नोटिस पेशेंट इज हैविंग माइल्ड allergic reaction. What will be the priority nursing action? Now if there is any sort of allergic reaction, you all, हमने ये काफी बार पढ़ा है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करते हैं, whenever we start the blood transfusion, we have to start at a very slow rate, and for the first 15 minute are very very important, right. शुरू के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो भी एलर्जिक रिएक्शन होनी है, इसीलिए आपने फॉर द फर्स्ट 15 मिनट यू हैव स्टार्टेड द इन्फ्यूजन एट वेरी स्लो रेट, राइट. ताकि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी, यू कैन इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नाउ क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मैनेजमेंट. सो अगर कभी क्वेश्चन आता है BTR, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मैनेजमेंट, राइट. ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मैनेजमेंट के स्टेप्स में स्टेप नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी तरीके का रिएक्शन होगा, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. स्टेप नंबर 1, यू हैव टू स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हमें क्या करना है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है. सेकेंड, कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिखा होगा, रिमूव द आईबी लाइन. रिमूव नहीं करना है. नाउ मार्क अगेन, यहाँ दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो, यू शुड नेवर रिमूव द आईवी लाइन इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर. क्यों? अगर आप आईवी लाइन को रिमूव कर दोगे और जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है उस टाइम पर अगर रिमूव करोगे तो वेसल्स क्या है, ऑलरेडी डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, राइट. एनी एलर्जिक रिएक्शन इज गोइंग ऑन. सो उस केस में क्या होता है, वेसल्स डायलेट होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंसर्ट अ न्यू आईवी लाइन. न्यू आईवी लाइन लगा नहीं पाएंगे, पुरानी जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था वो निकाल दी है, पेशेंट को हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट रिमूव द आईवी लाइन. फिर हमें क्या करना है, स्टॉप करने के बाद यू हैव टू डिस्कनेक्ट द बीटी सेट फ्रॉम द आईवी लाइन. आपने क्या किया, सिर्फ डिस्कनेक्ट किया बीटी सेट को आईवी लाइन से, राइट. इसके बाद आपने क्या किया, जब डिस्कनेक्ट कर दिया बीटी सेट को आईवी लाइन से, द थर्ड स्टेप विल बी यू हैव टू कीप द लाइन ओपन. कीप द लाइन पेटेंट, ओपन रखनी है, कोई क्लॉटिंग वगैरह ना हो. कैसे करेंगे, बाय यूजिंग 0.9% नॉर्मल सलाइन फ्लश, राइट. क्या हमें इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है? नाउ इन दिस सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट प्रिफर्ड और मोस्ट कंपैटिबल इंट्रावीनस फ्लूइड दैट वी कैन गिव अलोंग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज 0.9% नॉर्मल सलाइन विच इज योर आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो आपने ये यहाँ पे स्टार्ट कर देना है ताकि लाइन में कोई भी क्लॉट ना हो, वो ब्लॉक ना हो और वो ओपन रहे, राइट. तो आपने ये लाइन ये यहाँ पे ओपन कर दिया, नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया, एंड देन यू विल इन्फॉर्म टू डॉक्टर. आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे एंड बेस्ड ऑन द डॉक्टर ऑर्डर. अब यहाँ पे डॉक्टर ऑर्डर के बेसिस पे आप पेशेंट का जो है यूरिन सैंपल लेंगे हेमोलाइसिस चेक करने के लिए. यूरिन सैंपल लोगे आप पेशेंट का, ब्लड सैंपल लोगे, यू विल टेक
blood sample, urine sample, and you will send the blood bag plus BT set, both bag and BT set all together to the blood bank. ये आपने भेज देना है. So this is the entire management of any blood transfusion reaction, right? जिसको आपको करना है. तो यहाँ पे correct answer क्या होगा? We should not slow the infusion. कोई medication and continue transfer नहीं होगा. Continue the transfusion at the same rate. The correct answer, you have to immediately stop the transfusion and notify the doctor as soon as possible. Now, next question is, Sims position is given in which position, right? So, Sims position को हम बेसिकली किस उसमें देते हैं प्रोसीजर में. सिम्स जो पोजीशन होती है, आई एम श्योर जब भी सिम्स पोजीशन का नाम आता है तो एक प्रोसीजर सबसे पहले दिमाग में आता है, इट इज योर एनीमा. एनीमा में वी कैन गिव सिम वी हैव टू गिव सिम्स पोजीशन. अब प्लूरल टैपिंग की बात करें, प्लूरल टैपिंग मीन्स यहाँ पे थोरासेंटेसिस की बात हो रही है. थोरासेंटेसिस को हम प्लूरल टैपिंग भी बोलते हैं, जो हम प्लूरल इफ्यूजन में करते हैं, राइट. थोरासेंटेसिस डन इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन. अब यहाँ पे इतना पढ़ ही लिया है तो साइट भी पढ़ लेते हैं, विच इज कहाँ पे करते हैं. निडल इंसर्ट 8th intercostal space, the perfect site for inserting the needle. 8th intercostal space, midway between the आपका ये posterior स्कैपुलरी लाइन, राइट. ये आपको याद रखना है. अब इसमें जो पोजीशन देते हैं, प्रेफर्ड पोजीशन क्या है, सिटिंग पोजीशन ज्यादा प्रेफर्ड की जाती है एज कंपेयर टू लाइंग पोजीशन, बट इसमें कहीं भी हम सिम्स पोजीशन नहीं देते. स्पाइनल सर्जरी में भी विल नॉट रिकमेंड सिम्स पोजीशन, राइट. अगर पैप स्मीयर का सैंपल लेना है तो विल गो विद लिथोटमी पोजीशन. व्हाई विल गो विद सिम्स पोजीशन? सिम्स में समवेयर अराउंड वी आर एक्सपोजिंग द रेक्टल पार्ट ऑफ द पेशेंट. तो सिम्स में आप जो है रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हो सिम्स पोजीशन के साथ. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Next is in head tilt chin lift maneuver, the nurse should do which of the following? Head tilt chin lift. अब आपने ये जरूर सुना होगा कि जब भी कोई RTA का केस आता है, whenever there is any road traffic accident, so road traffic accident में you have to follow the primary survey, right? हमें क्या करना है, प्राइमरी सर्वे को फॉलो करना है, विच इज A, B, C, D and E, right? A stands for airway, breathing, circulation, disability, exposure और environmental control, right? A के साथ एयरवे के साथ C spine control भी आता है. What is that C spine control? C spine control मतलब पेशेंट फॉल करके आया है, हिस्ट्री है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं हो सकता है पेशेंट का जो सर्वाइकल है वो फ्रैक्चर हो गया हो. तो अगर आप पेशेंट के सर को या हेड को और ज्यादा हिलाओगे डलाओगे तो वो और डिटीरियोरेट हो जाएगा, उसकी कंडीशन और वर्सन हो जाएगी, राइट. तो हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड मोबिलिटी रखनी है इस जिस स्पेशली जो आरटीए या फॉल के केस के जो आपके पेशेंट आते हैं, राइट. तो एयरवे में जो सबसे पहला स्टेप है, एयरवे का मतलब होता है यू हैव टू असेस द एयरवे. आपको पेशेंट का माउथ ओपन करना है और उसको असेस करना है, कहीं कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, सिक्रीशन तो नहीं है. तो ये एयरवे को असेस करने के लिए पहले एयरवे को ओपन करना पड़ेगा. भाई माउथ को ओपन करेंगे तभी हम यूज असेस कर पाएंगे. नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड टू असेस द एयरवे. ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू मेथड टू असेस द एयरवे, राइट. एयरवे असेसमेंट के लिए फॉर airway assessment there are two methods. Method number 1 is head tilt chin lift, right. Method number 2 is jaw thrust. ये दो मेथड है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड इज कॉमनली यूज्ड, लेकिन ये जो दूसरा मेथड है ना जॉ थ्रस्ट, ये स्पेशली यूज होता है उन केसेस में जहां पे सी स्पाइन कंट्रोल करना होता है. मतलब वो केसेस में यूज करेंगे जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं हो सकता है या कंफर्म है पेशेंट को सर्वाइकल फ्रैक्चर है, और इस मेथड के करने से आप पेशेंट का फर्दर डिटीरियोरेट नहीं करोगे. दो मेथड है, एक इज हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया. तो इस मेथड से तो हम हेड को हाइपर एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर पीछे जाएगा सर, हेड जाएगा तो ये जो आपका सर्वाइकल एरिया है वो तो बेंड होगा, राइट.
एक्सटेंड हो रहा है, तो उस केस में अगर फ्रैक्चर होगा तो और ज्यादा टूट जाएगा। इसीलिए स्पेशली इन केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फॉल वेयर वी आर हैविंग कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजरी, वी शुड ऑलवेज यूज जॉ थ्रस्ट मेथड टू असेस द एयरवे। ऑलवेज रिमेंबर, एयरवे असेसमेंट में इन केस ऑफ सर्वाइकल fracture always use jaw thrust method, right? So in case of, this is your image of head tilt chin lift, right? ये हमारी है, एक हाथ से हेड को टिल्ट किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक हाथ से चिन को लिफ्ट किया, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, राइट? तो इस केस में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? स्टैंड टुवर्ड द फुट एंड ऑफ द पेशेंट। अगर हम पैरों के पास खड़े होंगे तो हेड को कैसे लिफ्ट करेंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। टिल्ट द हेड विद वन हैंड। अगर आप इमेज में देखो को हेड को एक हैंड से टिल्ट करना है, पीछे करना है, विच इज समवेयर अ करेक्ट स्टेटमेंट। लिफ्ट द चिन एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे ना हम चिन को 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री पे लिफ्ट नहीं करते हैं, बट दिस इज समथिंग, जितना ज्यादा लिफ्ट हो सके हम उतना लिफ्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट 90 डिग्री। क्लोज द माउथ विद वन हैंड। नो, वी आर नॉट क्लोजिंग द माउथ। हम माउथ को क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम उसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा टिल्ट द फोरहेड विद वन हैंड। Now a nurse observed that SpO2 of a client who is on ventilator is decreasing. अब listen this question very carefully. आपका एक बच्चा है, वेंटिलेटर पे है और उसका जो SpO2 है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, डिसैचुरेट हो रहा है। वेंटिलेटर इज इंडिकेटिंग हाई प्रेशर अलार्म, हाई प्रेशर अलार्म, लो टाइडल वॉल्यूम, उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लो टाइडल वॉल्यूम दिखा रहा है और वेंटिलेटर पे हाई प्रेशर अलार्म है। What should the nurse do on priority? अब इसमें आप क्या करोगे? प्रायोरिटी में आप वेंटिलेट करोगे एम्बू बैग से, अटैचिंग इट एट द एंड ऑफ ईटी ट्यूब, इमीडिएटली परफॉर्म सक्शनिंग, रिप्लेस वेंटिलेटर ट्यूबिंग, वेंटिलेट पेशेंट विद नॉन रीब्रीदर मास्क, राइट? नॉन रीब्रीदर मास्क एक लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, दिस इज अ लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। सो अगर पेशेंट वेंटी पे है और वेंटी में कोई भी दिक्कत हो रही है तो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस तो हम यूज नहीं करेंगे, ईदर विल यूज एम्बू बैग। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हम यूज कर सकते हैं? एम्बू बैग। सो ऑप्शन नंबर डी को तो हमने पहले ही हटा दिया। रिप्लेस द वेंटिलेटर ट्यूबिंग, वेंटिलेटर ट्यूबिंग को रिप्लेस करना एक ठीक है, ऑप्शन है, बट इमीडिएट मेजर नहीं है। यहाँ पे प्रायोरिटी है कुछ इमीडिएट इंटरवेंशन देना, वेंटिलेटर ट्यूबिंग रिप्लेस करना इट्स नॉट प्रायोरिटी। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, वेंटिलेट विद एम्बू बैग, अटैच इट एट द एंड ऑफ ईटी ट्यूब, या इमीडिएटली सक्शनिंग परफॉर्म करना है। नाउ टू नो द करेक्ट आंसर वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर अलार्म and low pressure alarm, right? Now listen this point carefully, just imagine this is, ये है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है जी? ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है जो पेशेंट की बॉडी में है और मैकेनिकल वेंटिलेटर से यहाँ पे ये आपका सर्किट हो गया, मैकेनिकल वेंटिलेटर सर्किट हो गया, ठीक है? अब हुआ क्या, यहाँ से सेट वॉल्यूम में ऑक्सीजन जो है अंदर जा रही है, राइट? यहाँ से सेट वॉल्यूम में ऑक्सीजन आप डिलीवर कर रहे हो और वो ऑक्सीजन एंडोट्रेकियल ट्यूब से पेशेंट की बॉडी में जा रही है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? अब क्या एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब में थिक टिनिटस सिक्रीशन आ गए। क्या आ गया? सिक्रीशन आ गया। पेशेंट का जो ईटी ट्यूब है वो ब्लॉक्ड हो गया विद सिक्रीशन और विद समथिंग, राइट? जिससे ये कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। अब क्या हुआ, मशीन को थोड़ी पता है कि ये ब्लॉक्ड है, मशीन तो जितना आपने सेट किया वो देती रहेगी। अब मशीन में जितना भी सेट था टाइडल वॉल्यूम, वो मशीन अपना FiO2 देने की कोशिश कर रही है, बट यहां से आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज, जस्ट बिकॉज ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे आके कलेक्ट होती जा रही है सारी की सारी एयर, सारी की सारी ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा कि ये तो ऑक्सीजन मशीन देती जा रही है, बट बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग टू मूव फर्दर, वो यहाँ पे कलेक्ट होके प्रेशर को बढ़ा रही है, राइट? सो ये होता है, मशीन क्या इंडिकेट करेगी? हाई प्रेशर अलार्म। नाउ हाई प्रेशर अलार्म ऑलवेज रिमेंबर इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, राइट? एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज सिक्रीशन, सिक्रीशंस, राइट? अब एक और सिनेरियो लेते हैं। एक और सिनेरियो में क्या है, ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट का ईटी ट्यूब है, ये मेरे पेशेंट का हो गया ईटी ट्यूब,
राइट। अब एक ये ईटी ट्यूब क्या हुआ कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ईटी ट्यूब का ये डिस्कनेक्ट हो गया है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ईटी ट्यूब, मैकेनिकल वेंटिलेटर ट्यूबिंग और ईटी ट्यूब का डिस्कनेक्ट हो गया, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, हट गए, डिस्कनेक्ट हो गए। अब यहाँ से जो भी एयर आ रही है वो तो हवा में चली जाएगी, वो तो ईटी ट्यूब में जा नहीं रही। अब जो भी एयर का प्रेशर था वो इतनी क्विकली बाहर एनवायरनमेंट में जा रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, ये इंडिकेट करेगा लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म, लो प्रेशर अलार्म इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कोई लीकेज है या कहीं ना कहीं ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया है, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हाई प्रेशर अलार्म होगा यू हैव टू थिंक द प्रॉब्लम इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड व्हाट विल बी द सोल्यूशन सक्शनिंग, आप सक्शनिंग करोगे ठीक हो जाएगा। लो प्रेशर अलार्म व्हाट विल बी द प्रॉब्लम इज लीकेज हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो रहा है, व्हाट विल बी द सोल्यूशन, यू हैव टू चेक ऑल द कनेक्शन, आपको पहले सारे कनेक्शन चेक करने हैं, अगर कहीं ना कहीं कुछ कट है या लीकेज है देन आपको ट्यूबिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हाई प्रेशर अलार्म है, इमीडिएटली यू हैव टू परफॉर्म द सक्शनिंग। अगर आप एम्बू बैग को भी कनेक्ट करते हो तब भी एम्बू बैग से अंदर थोड़ी जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ईटी ट्यूब तो पेशेंट का ब्लॉक्ड है with the help of secretion. So first you need to immediately clear the ET tube from the suctioning, then you have to again patient को ventilate करना है। तो priority क्या होगी, you have to do the suctioning first, right? Remember this high pressure and low pressure alarm का reason and उनका management क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम ड्रग रिकंसिलिएशन टिपिकली, अगर इसका आंसर देने के लिए वी शुड हैव एन आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय ड्रग रिकंसिलिएशन। देखो ड्रग रिकंसिलिएशन क्या होता है कि we should have a knowledge what all drugs we are presently using, what all medication we are presently taking। कई बार पेशेंट स्पेशली जो जिनको कोमॉर्बिडिटी होती है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंसिव भी है, एस्थमा भी है, तो ये सारी मेडिकेशन चल रही होती है। आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पे पेशेंट आपको ये बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट ले रहा हूँ डायबिटीज का, डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने मुझे कोई नई दवाई दे दी। डॉक्टर ने कोई नई दवाई नहीं दी होती है, डॉक्टर ने कई बार सेम मेडिसिन दी होती है, ब्रांड नेम अलग होता है और पेशेंट वो दोनों ही दवाई ले रहा होता है, राइट। सो ड्रग रिकंसिलिएशन इज बेसिकली मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेडिकेशन विच द पेशेंट इज टेकिंग, जो उसको प्रिस्क्राइब्ड है, राइट। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है या जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो पेशेंट पहले ले रहा था उनको चेक करना, प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसको चेक करके मैच करके उसकी लिस्ट बनाना और उसे बताना कि ये सारी मेडिकेशन आपको लेनी है, राइट। और ड्रग रिकंसिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है चाहे वो एडमिशन हो, ट्रांसफर हो, डिस्चार्ज हो, तीनों ही स्टेज में होता है। जब पेशेंट एडमिट होता है, एडमिट के टाइम पे आप उसे देखते हो कि डॉक्टर अभी आप एडमिट हो गए हो, एडमिशन पे आपको ये दवाई लेनी है 5 दिन तक, डॉक्टर ने ये बोला है। वहां पे आप पेशेंट को पूछते हो क्या आप इसके अलावा कोई और दवाई लेते आ रहे थे, कोई किसी चीज की, तो आप मुझे दिखाओ, राइट। ताकि कहीं ऐसा ना हो आप उसको यहाँ से डोज दे रहे हो, वहां से पेशेंट समझ रहा है मैं तो ये पुराने अपने डॉक्टर को दिखाता था, वो वहां से भी डोज लेता जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीपल ड्रग ओवरडोज एंड टॉक्सिसिटी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट का एक लिस्ट बनाना है, उसकी सारी मेडिकेशन जो करेंटली वो ले रहा है, जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन है और जो प्रिस्क्रिप्शन है अभी करेंटली, उसको मैच करके एक लिस्ट ऑफ ड्रग बनाना है जिससे कि उसे पता चल सके कि अभी उसे कौन सी मेडिसिन लेनी है। एंड दिस प्रोसेस टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी आप ट्रांसफर आउट करोगे पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, या फिर जब उसका डिस्चार्ज होगा, राइट। फॉलो अप पे भी हम ड्रग रिकंसिलिएशन प्रोसेस करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड फॉर 60-year-old पेशेंट? आइडियली सक्शन कैथेटर का जो साइज है डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब विच इज इन मिलीमीटर में इंटरनल डायमीटर, राइट। लेकिन यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि अगर एक अडल्ट पेशेंट है, ओल्डर अडल्ट पेशेंट है, उसमें कितना साइज का सक्शन कैथेटर ले सकते हैं। सो यूजुअली अगर हम बात करें इन्फेंट की, राइट, इन्फेंट के केस में इट इज 6 to 8 फ्रेंच का मतलब इट इज एक्सटर्नल डायमीटर, राइट। अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड के केस में इट इज 10 to 12 फ्रेंच। अगर हम फीमेल की बात करें,
फॉर फीमेल इट इज 12 to 14 एंड मेल की बात करें अडल्ट इट इज 14 to 16 फ्रेंच, राइट, 14 to 16 फ्रेंच. सो सबसे जो एक अप्रोप्रिएट आंसर इट इज समवेयर अराउंड 14 to 18 फ्रेंच इज अ गुड साइज ऑफ सक्शन कैथेटर दैट कैन बी यूज्ड इन ओल्डर अडल्ट पेशेंट, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the role of nurse after assisting in central line catheter insertion? Now always remember this insertion, this procedure to be performed under strict sterile technique. ये हमें स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक के अंदर परफॉर्म करना है. हम सीवीपी लाइन को पेशेंट के बेड साइड पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, इट कैन बी इंसर्टेड एट द पेशेंट बेड साइड, राइट. पेशेंट के बेड साइड पे भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होंगे, आपने जो है असिस्ट कर लिया, आफ्टर असिस्टिंग, असिस्ट करने के बाद सिक्योर द कैथेटर विद एसेप्टिक टेक्निक, तो ये आपने जब असिस्ट कर लिया एंड यू नाउ यू हैव टू सिक्योर, क्या ये सही होगा. फ्लश ऑल द पोर्ट ऑफ कैथेटर, ये हम ऑलरेडी ड्यूरिंग इंसर्शन कर लेते हैं. डू ड्राई एंड ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, ड्राई पहले ड्राई करो देन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाओ. आइडियली सीवीपी लाइन को ड्राई करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज द सोल्यूशन दैट वी आर यूजिंग इज क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट टू क्लीन द साइड. सो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, यू डोंट हैव टू ड्राई इट. सो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है. एंड अमंग दीज थ्री ऑप्शन, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हमें करना चाहिए आफ्टर असिस्टिंग इज वी हैव टू कॉल फॉर एन एक्सरे, अरेंज एन एक्सरे. एक्सरे मशीन को, पोर्टेबल एक्सरे मशीन को अरेंज करो ताकि वहां पे एक्सरे लिया जा सके एंड वी कैन कंफर्म द पोजीशन ऑफ अ सीवीपी लाइन, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. What a nurse should do if a central line dressing is soiled? Okay, अब यहाँ पे central line dressing soiled हो गई है. अब आप as a nurse क्या करोगे? Now this is very important because CVP की dressing से काफी question आया. So as for Center for Disease Control, अगर जो CVP की dressing है, if the dressing is gauze, अगर आपने CVP का जो insertion site है वो gauze dressing से cover किया है, then every 2 days you have to change, right. कितना frequently change करना पड़ेगा? every 2 day you have to change. अगर CVP की dressing, if the CVP dressing is covered with transparent मतलब टेगरडम से कवर है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से, तो हमें कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा? 5 to 7 days. मैम दोनों ही ऑप्शन में दिया है 5 और 7, देन सेलेक्ट 7 days, राइट. व्हाट इज द सोल्यूशन दैट वी यूज टू क्लीन द सीवीपी इंसर्शन साइट? 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन. इसको ड्राई नहीं करते हैं, सेंटर से पेरीफेरी में क्लीन करेंगे और जहां जिस पॉइंट पे क्लीन कर दिया वापस वहां रिपीट नहीं करना है, सेंटर टू पेरीफेरी मूव करना है. इट विल ड्राई ऑन इट्स ओन, राइट. स्टेराइल टेक्निक से मेंटेन करना है. नाउ अब यहाँ पे सॉइल्ड हो गई है ड्रेसिंग, नोटिफाई द डॉक्टर. नो, वी शुड नॉट नोटिफाई द डॉक्टर. हमें सॉइल्ड हो गई है, चेंज करनी है. चेंज द ड्रेसिंग एंड डू ड्राई क्लीन ड्रेसिंग. नो, ये क्लीन है, हमें क्लीन ड्रेसिंग नहीं करनी, हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से ड्रेसिंग करनी है. सीनियर को इन्फॉर्म करने से डांट पड़ेगी और कुछ नहीं पड़ेगा. सीनियर 2 और सुलाएंगे कि आपको क्यों, आप मुझे क्यों बता रहे हो, चेंज करो, और 2 काम अपने और बता देंगे, राइट. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Now identify the picture whether it is laryngeal mask airway, nasopharyngeal airway, supraglottic airway or none of the above. LMA and supraglottic airway are one and the same. So ये जो यहाँ इमेज है वो है आपको nasopharyngeal airway की, जो हम airway पेटेंट करने के लिए यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे वी कैन यूज नेसोफेरेंजियल एयरवे. नाउ इनकी आईबीक्यू के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Now this question is very important for IBQ. Here you can see this is your Goodell airway. इन्हें हम बोलते हैं OPA, which is oropharyngeal airway. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसे बोलते हैं LMA, which is laryngeal mask airway, right. ये आपको याद रखना है, laryngeal mask airway, Goodell airway and nasopharyngeal airway. इनके कुछ क्वेश्चन है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. Now what is the appropriate nursing intervention for a patient with back pain and score 7/10, राइट. आपने पेशेंट को हमेशा पूछा, जब एक और हमेशा पॉइंट याद रखिए, पेन इज कंसीडर्ड टू बी द 5th वाइटल साइन. चाहे इमरजेंसी हो चाहे वार्ड हो, पेन 5th वाइटल साइन है. पेन, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सब्जेक्टिव डेटा. कौन सा डेटा है? सब्जेक्टिव डेटा. दिस इज
नॉट एन ऑब्जेक्टिव डेटा. पेन इज अ सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट आपको अपना परसेप्शन बता रहा है. अब यहाँ पे पेन ने बोला कि मुझे 10 में से 7 नंबर का पेन हो रहा है. सो एंड अंडर द पेन असेसमेंट स्केल व्हाट इज योर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, क्या करेंगे. अगर मैं आपकी पेशेंट हूँ और आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे पेन का लेवल बताओ, मैंने बोला मुझे 7 नंबर लग रहा है, इतना सिवियर पेन है, तो एज अ नर्स व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप. यू विल असेस फर्दर. आप असेस करोगे ना, इंटेंसिटी, लोकेशन, सिवियरिटी. आप ये पूछोगे कि भाई सिवियरिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, कहाँ पे हो रहा है. सो आंसर विल बी ऑफ कोर्स विल डू द असेसमेंट, राइट. हम यहाँ पे क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे. ओपियोइड्स नहीं देंगे. वी विल नॉट गिव ओपियोइड्स अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर. और जब भी पेन की बात आती है, ऑलवेज रिमेंबर द WHO पेन वाला लेटर, राइट. हमें पेन लेटर बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको याद रखना है. एडवाइज द पेशेंट टू टेक द बेड रेस्ट, ये हम करेंगे, लेकिन पहले असेस भी तो करें. अगर वो 7 नंबर दे रहा है, क्या पता बहुत सिवियर हो, तो वी हैव टू असेस इंटेंसिटी, सिवियरिटी, लोकेशन. डाइवर्जनल थेरेपी वी कैन ऑल्सो यूज, बट फर्स्ट कम्स द असेसमेंट पार्ट. Now, what is the use of needle stillet in a lumbar puncture needle? अब lumbar puncture की needle वैसी बहुत पतली होती है. अगर आप बिना स्टिलेट के उसे अंदर इंसर्ट करोगे, राइट, एट द लेवल ऑफ L3 L4 पे अडल्ट में, तो वो मुड़ सकती है बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है. तो उसको इजिली वो इंसर्ट हो जाए. टू ईज द एंट्री इनटू द स्पाइनल कैविटी वी हैव अ स्टिलेट. स्टिलेट का बेसिकली रोल ही ये होता है कि वो निडल को एक आसानी तरीके से इंसर्ट करा ले किसी स्ट्रक्चर में, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ यस, अगर हम लंबर पंक्चर निडल की बात करें, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा. देयर आर 2 टाइप ऑफ लंबर पंक्चर निडल, dura separating, dura cutting. Now you have to tell me which one is more preferred. dura cutting, of course हम नहीं चाहते कि dura matter कट हो, राइट. अगर dura कट होगा तो वहां से CSF लीकेज का ज्यादा रिस्क है. वी वॉन्ट नाउ अ डे के इस तरीके से लंबर पंक्चर हो कि डूरा जो है, जो लेयर है, वो कट ना हो बल्कि सेपरेट हो, ताकि लीकेज का रिस्क, CSF लीकेज का रिस्क कम हो, और पेशेंट को जो पोस्ट डूरल लंबर पंक्चर हेडेक होता है, स्पाइनल हेडेक होता है, वो कम हो जाए, राइट. सो डूरा सेपरेटिंग निडल आर मोर प्रेफर्ड, जिसमें स्प्रॉटे एंड वाइटकर जो निडल होती है, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज नाउ अ डे इन द क्लिनिकल सेटिंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस पोस्ट ड्यूरल लंबर पंक्चर हेडेक सिचुएशन, राइट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम इसलिए स्टिलेट यूज कर रहे हैं ताकि वो इजिली एंटर कर सके निडल. Now, what fluid should a nurse use to flush the IV line after blood transfusion? Always remember the most compatible fluid with blood transfusion. With blood transfusion. The answer is 0.9% normal saline. ये बिल्कुल याद रखना है. ऑलवेज एक और डू रिमेंबर दिस, RL इज नॉट यूज्ड विद ब्लड. DNS डेक्सट्रोज शुड नॉट बी यूज्ड विद ब्लड. नॉर्मल सलाइन ही यूज करेंगे. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, डेक्सट्रोज ये सब नहीं यूज करना है. वी शुड ऑलवेज यूज नॉर्मल सलाइन. रिंगर लेक्टेट में कैल्शियम होता है, एंड कैल्शियम कैन बाइंड विद द साइट्रेट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, जो कि चिलेटिंग एजेंट है, राइट. सो आपने रिंगर लेक्टेट यूज नहीं करना है, आपने डेक्सट्रोज यूज नहीं करना है, हमने सिर्फ आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन यूज करना है, राइट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हाउ मच डोज ऑफ अट्रोपिन कैन बी गिवन इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन? सो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, नंबर 1, योर पेशेंट शुड बी एक्सपीरियंसिंग सिम्टोमैटिक ब्रेडिकार्डिया. मतलब सिर्फ ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन नहीं देते हैं. वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को सिम्टोमैटिक ब्रेडिकार्डिया. व्हाट इज सिम्टोमैटिक ब्रेडिकार्डिया? आपका जो पेशेंट है, ये उसका जो बीपी है डिक्रीज होना चाहिए, या फिर पेशेंट शॉक में है, या फिर पेशेंट को इश्चिमिक चेस्ट पेन है, या फिर पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर्ड है, राइट. मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है, या फिर हार्ट फेलियर वाला कंडीशन है.
ये पांचों में से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स योर पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सिम्प्टोमैटिक ब्रेडिकार्डिया। इस केस में द मैनेजमेंट और ड्रग ऑफ चॉइस विल बी अट्रोपिन। नाउ अभी जो अट्रोपिन की लेटेस्ट गाइडलाइन है वो आपको याद रखनी है, राइट? ये अपनी नोटबुक में अगर अभी तक नहीं लिखी है तो लिख लेना है। फॉर सिम्प्टोमैटिक ब्रेडिकार्डिया, ड्रग ऑफ चॉइस अट्रोपिन। डोज, कितना डोज देंगे एट्रोपिन का? एट्रोपिन हम देंगे 1 मिलीग्राम। रिपीट कब कब करना है? वी हैव टू रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट, एवरी 3 to 5 मिनट। मैक्सिमम डोज कितना देना है एट्रोपिन का? 3 मिलीग्राम, विच इज 3 डोज। ये आपको याद रखना है। पहले क्या था? 0.5 is older guideline. Now we have 1 milligram, right? So answer will be option number B. चलिए, on assessment the nurse get apical pulse of a patient 80 beat per minute and radial pulse is 65 beat per minute. Identify the pulse deficit. Now you all know that the difference between apical pulse, एपिकल पल्स क्या है? सेंट्रल पल्स है, और रेडियल पल्स हमारी पेरिफेरल पल्स है। अब रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पल्स डेफिसिट। क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट बोलते हैं। पल्स डेफिसिट यूजुअली किस कंडीशन में दिखने को मिलता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी याद कर लिया हमने। अब यहाँ पे एपिकल पल्स कितना है? 80, रेडियल पल्स कितना है? 65। माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया बचा 15, that means 15. So if the difference between apical pulse and radial pulse is more than 10, then the condition is likely to be atrial fibrillation, right? तो आंसर वहां पे क्या था? 15 था। A patient is having hyperventilation. Hyperventilation मतलब ब्रीदिंग बहुत लंबी, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, और इस चक्कर में क्या होता है? उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो होने लगता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज बिलो नॉर्मल रेंज। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? सिंपल, आपने क्या करना है? कुछ ऐसे मेथड करना है कि जिससे जो वो एक्सहेल कर रहा है, एक्सहेल करते टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो वो एक्सहेल वापस से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले। जैसे कि पेपर ब्रीदिंग, मतलब हम एक पेपर लेते हैं, पेपर में उसको बोलते हैं कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, तो जब वो ब्रीद इन करता है दोबारा से, तो वो जो पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ले रहा है। और यू कैन यूज द पार्शियल रीब्रीदर मास्क, partial rebreather mask, and nowadays this mask is not in practice, so इसीलिए we can encourage the patient to use paper breathing, right? Which of the following is considered the best position for doing lumbar puncture in adult? So usually lumbar puncture adult में site है L3 L4, right? This is the site where we are going to insert the needle. अब यहाँ पे जो पोजीशन देते हैं, दो पोजीशन है, एक है फीटल पोजीशन, एक है आपकी सिटिंग पोजीशन। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफर्ड है वो फीटल पोजीशन है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मतलब पेशेंट को हमने लेफ्ट साइड लेटाया, लेटाने के बाद उसके नीज को पूरा फ्लेक्स्ड किया चेस्ट तक, राइट? नीज को पूरा फ्लेक्स किया ऊपर तक, एंड चिन को फ्लेक्स किया चेस्ट पे लगा दिया, राइट? दिस इज योर फीटल पोजीशन, और ये हम लेफ्ट लेटरल साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली आज पूछा है, सो डू रिमेंबर in lumbar puncture it is left lateral position. Which of the following is contraindication of nasotracheal intubation? Usually जब intubate करते हैं पेशेंट को तो oral route is more preferred because थोड़ा large area है, easy insertion हो जाता है। देख visualization में nasotracheal is least preferred. Now किस केस में nasotracheal contraindicate होगा? अगर पेशेंट को कोई फ्रैक्चर है, राइट, हेड इंजरी का केस है, स्पेशली बैसिलर स्कल फ्रैक्चर है, तो उस केस में हम नेजल कैविटी में इंसर्ट नहीं करते हैं कैथेटर को, क्योंकि देयर आर अगेन अ रिस्क कि वो डिस्प्लेस होके कहीं और पोजीशन चला जाए, एंड इट कैन इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑल्सो। कॉन्शियस पेशेंट है तो ओरल से ज्यादा तो नेजल प्रेफर होगा, तो यहाँ तो प्रेफर करते हैं। लिमिटेड माउथ ओपनिंग है तब भी आप नेजल कैविटी को प्रेफर करोगे। इंट्रा ओरल मास है देन ऑल्सो यू विल प्रेफर नेजल कैविटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन. Identify the route of drug administration. So here you can see this IBQ, which is very important, represent Z-track method.
राइट, गिविंग IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विद जी ट्रैक। अब इसका पर्पस क्या है? बेसिकली देर आर लॉट ऑफ मेडिकेशन जिसको हम IM, जैसे कि वो हो गया आपका आयरन मेडिकेशन हो गया, डेक्स्ट्रान हो गया, तो जब आप ये एडमिनिस्टर करते हो, अगर ये लीक होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मसल से जब लीक होके सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू इरिटेट द स्किन, राइट, वो पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए जो डीप IM देने होते हैं हमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्किन को पुल करते हैं। नाउ यू गोइंग टू पुल द स्किन, ये आपकी जैसी स्किन है, तो आपने स्किन को पुल किया, पुल करने पे जब आप पुल करोगे तो ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी, देन यू हैव टू, जैसे आपने यहाँ पुल किया, आपने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू रिलीज, तो ये जहां पे पंक्चर हुआ था ना, साइड जहां से आपने इंजेक्शन दिया था, वो आगे चली जाएगी। दैट मीन्स ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो गया, राइट। अब ये मेडिकेशन मसल्स में रहेगी, लीक होके, लीकेज का भी रिस्क नहीं है कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाए। सो दिस इज व्हाट द जी ट्रैक technique for deep IM injection to avoid the irritation of the subcutaneous tissue. Core body temperature can be measured using all of the following method except. Now just remember there are body temperature दो तरीके के होते हैं. We have two type of body temperature. One is core, one is surface. राइट एक हो गया कोर बॉडी टेम्परेचर, एक हो गया सरफेस बॉडी टेम्परेचर. इफ आई टॉक अबाउट कोर बॉडी टेम्परेचर, देन वी कैन मेजर द कोर बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर. yes you heard me right, pulmonary artery catheter, internal jugular vein, subclavian vein, right, जिससे आप pulmonary artery catheter डालोगे और वो जो थर्मिस्टर वाला पोर्ट था वहां से आप मेजर कर सकते हो. बट पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से यूज करना इज वेरी टीडियस बिकॉज इट इज अ कंप्लीट इन्वेजिव प्रोसीजर. तो इसके अलावा यू कैन यूज लोअर ईसोफेगस, राइट, वी कैन यूज लोअर ईसोफेगस, या फिर नेजोफैरिंग्स, या फिर हम और क्या यूज कर सकते हैं, रेक्टम. रेक्टल के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, टिम्पैनिक एरिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं. वी कैन हैव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब कई बार ये होता है कि रेक्टम के पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, वी कैन ऑल्सो मॉनिटर द कोर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम दिस एरिया. सो ओरल को छोड़ के रेक्टम, टिम्पैनिक, यूरिनरी ब्लैडर, ऑल दीज थ्री साइट आर यूज टू मॉनिटर कोर बॉडी टेम्परेचर. सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सरफेस में क्या आ जाएगा, ओरल आ जाएगा, एक्सिलरी आ जाएगा, राइट, एंड टेम्पोरल आ जाएगा. So these are the site of core surface body temperature. Now a patient in the ward suffers sudden cardiac arrest with the evidence of spinal cord injury. Patient को spinal cord injury भी हुआ है. Which method of intubation should be used in this patient, right? Now you have to intubate the patient and for this you have to open the airway. आप कौन सा method use करोगे, head tilt, chin lift वाला method से तो और deteriorate हो जाएगा. So we will use jaw thrust method to first airway assessment. राइट हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, जॉ थ्रस्ट मेथड. व्हाट इज वल्सल्वा मैन्यूवर, यू मस्ट हैव हर्ड, आपने पढ़ा होगा वल्सल्वा के पेशेंट का चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे हैं, सीवीपी रिमूव कर रहे हैं, पेशेंट को बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड बेयर डाउन ताकि एयर एम्बोलाई एंटर ना करे, दैट इज वल्सल्वा मैन्यूवर. हेमलिक मैन्यूवर हम चोकिंग के केस में यूज करते हैं. चोकिंग मतलब फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे, तो जब आप पेशेंट को abdominal थर्स्ट देते हो, दैट इज हेमलिक मैन्यूवर, राइट. A nurse received road traffic accident patient came to the emergency room. Which method of oxygen administration to be used? So यहाँ पे you have a road traffic accident patient जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी. We have to give high concentration, high FiO2 to the patient. राइट आपको पेशेंट को हाई FiO2 देना है. तो अगर हम ये बाकी मास्क की बात करें, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नेजल कैनुला, नॉन रीब्रीदर मास्क, ये सारे आपके क्या है, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है. ऑक्सीजन डिवाइसेस को कितने पार्ट में बांटा गया है, ऑक्सीजन डिवाइस वी हैव टू टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस. वी हैव लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस जिसे हम वेरिएबल परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिवाइस बोलते हैं, एंड वी हैव हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस जिसे हम फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिवाइस बोलते हैं. लो फ्लो में वी हैव नेजल कैनुला, वी हैव सिंपल फेस मास्क, राइट, एंड वी हैव नॉन रीब्रीदर मास्क.
आपके पास नॉन रीब्रीदर पार्शियल रीब्रीदर मास्क इज देयर बट इट इज नॉट इन यूज इन प्रैक्टिस नाउअडे. हाई फ्लो में द बेस्ट मास्क दैट यू हैव इज वेंचुरी मास्क एंड यू ऑल्सो हैव हाई फ्लो नेजल कैनुला. ठीक है, अब आपने इसमें याद क्या करना है, अगर मैं नेजल कैनुला की बात करूं तो इसका फ्लो रेट कितना होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट. 1 to 6 लीटर पर मिनट. इसका FiO2 कितना होता है 24 से 44%. फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन. सिंपल फेस मास्क में 6 से 10 लीटर पर मिनट. FiO2 44 से 60%. नॉन रीब्रीदर मास्क से 10 से 15 लीटर पर मिनट. FiO2 इज मोर देन 90%. तो इसमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसने डिलीवर किया, नॉन रीब्रीदर मास्क में, राइट. वेंचुरी मास्क में डिफरेंट परसेंटेज होता है. 2 से लेके 15 लीटर पर मिनट पे स्टार्ट करते हैं एंड 24 से लेके 60% FiO2 डिलीवर करते हैं. हाई फ्लो नेजल कैनुला कैन गो अप टू अदर 15 से भी ऊपर लीटर पर मिनट जा सकता है. 60 लीटर पर मिनट पे भी दे सकते हैं और ये 100% FiO2 डिलीवर करेगा, राइट. जितना ज्यादा FiO2 होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का भी रिस्क है. अगर हम इस केस में बात करें द करेक्ट आंसर विल बी नॉन रीब्रीदर मास्क विच डिलीवर मोर देन 90% ऑफ FiO2, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिफनेस एंड फीवर फॉर 3 days. He is confirmed with HAI, which is hospital acquired infection. What should a nurse tell the patient about HAI? सबसे पहले इसका नाम बदल गया है, now HAI से हो गया है HCAI by World Health Organization. And what is this? Health care, health, H से health, C से care, associated infection. So health care associated infection. This is health care associated infection, right. health care associated infection is your HCAI. अब यहाँ पे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल क्या है, आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए. 3 क्राइटेरिया है. अगर आपको ये पता है तो यू कैन इजिली आंसर एनी क्वेश्चन. क्या है आपका हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का क्राइटेरिया? Criteria number 1, the infection is not present at the time of infection. Patient will get this infection after 48 hours of admission, right. 48 hours of admission. Number 2, within 3 days of discharge. Within 3 days of discharge. Number 3, within 30 days of surgery. Number 4, within 1 year of surgery with implantation, with implant, राइट. ये 4 लाइनें रट लेनी है. अगर आपका पेशेंट एडमिट है और पेशेंट को एडमिशन जिस टाइम पे वो एडमिट हुआ था, पेशेंट को एडमिशन के टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, राइट. एडमिशन जब हो गया उसके बाद व्हेन द पेशेंट इज रिसीविंग द केयर आफ्टर 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days जब पेशेंट को अगर कुछ होगा देन विल कॉल इट एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. अगर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज के 3 दिन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तब भी वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाया जाएगा. अगर उसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के 1 महीने के अंदर अगर उसे इन्फेक्शन हो गया तो वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा. अगर सर्जरी हुई है और उसके साथ इम्प्लांट भी डला हुआ है और 1 साल के अंदर इन्फेक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. तो ऑन एडमिशन पे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन नहीं होता है, आफ्टर डे 1 भी नहीं होता है, आफ्टर 2 days डिस्चार्ज पे नहीं, विद इन 3 days ऑफ डिस्चार्ज, राइट. सो राइट आंसर विल बी आफ्टर 2 days if the patient developed any infection, that will be called as health care associated infection. Now, suppose you are a nurse on duty and you are asked to measure the blood pressure of an adult. आपको BP measure करना है. While choosing the cuff, what is the correct ratio of bladder and length and width? राइट. ब्लड प्रेशर से ना हमेशा रेशियो आता है. पहले आता था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर. पल्स प्रेशर इज
डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो इसका रेशियो बड़ा पूछते थे, एंड वी नो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 180, डायस्टोलिक इज, अभी हमने पढ़ा था ना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, द नॉर्मल सिस्टोलिक इज लेस देन 120, नॉर्मल डायस्टोलिक इज लेस देन 80, पल्स प्रेशर कितना होगा 40। तो इसका अगर आप रेशियो करो तो क्या आएगा, 4:3 is 12, 4:2 is 8, 4:1 is 4। सो इसका रेशियो है 3:2:1, राइट। पहले ये क्वेश्चन आता था। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये जो आपका बीपी अपैरेटस है, बीपी अपैरेटस का ये वाला जो कफ वाला पार्ट है, उस कफ में ये जो ब्लैडर होता है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ का रेशियो, सो लेंथ शुड बी 80% एंड विड्थ शुड बी 40%, सो इट इज 80/40, राइट। 80/40 करेंगे, 80% आपकी लेंथ है, 40% विड्थ है, तो कितना होगा 2/1, विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो, ये आइडियली होनी चाहिए फॉर अप्रोप्रिएट मेजरमेंट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज फॉर फर्स्ट यूज फॉर सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम सीवीपी लाइन का स्पेशली क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना था, फ्लशिंग, जब भी आप सीवीपी लाइन को फ्लश करते हो, whenever you are flushing the CVP line, what is the size of syringe you have to use? The answer will be 10 ml, क्योंकि जितना छोटा साइज का सिरिंज यूज करोगे, चाहे 2 हो, 1 हो, 5 हो या 3 हो, जितनी छोटी साइज की सिरिंज होगी उतना ही हाई प्रेशर होगा, एंड देयर आर मोर चांसेस के सीवीपी कैथेटर डैमेज हो, राइट। सो राइट डाउन दिस पॉइंट, लेस स्मॉल साइज सिरिंज, स्मॉलर size syringe can generate higher pressure, right, higher pressure and can damage the CVP lumen or line, इसीलिए जो appropriate size है is 10 ml। What flow rate should be set when using a resuscitation bag? Resuscitation bag means we are talking about the ambu bag. So ambu bag का usually जो flow rate होता है वो maximum which is 15 liter per minute हम set कर सकते हैं, 15 liter per minute that can deliver 100% FiO2 with oxygen, with oxygen supply। अगर आपने एम्बू बैग से ऑक्सीजन सप्लाई को कनेक्ट कर रखा है तो 100% ऑक्सीजन डिलीवर होगी एम्बू बैग से, राइट। तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड। आपने जो है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यू विल रिसीव द ब्लड बैग फ्रॉम ब्लड बैंक। बैंक से आपके पास पूरा बैग आ गया, लेने के बाद विद इन 30 मिनट यू हैव टू स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन नॉट स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी इमीडिएटली। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो टेम्परेचर उसका 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है, तो हम उसको अगर इमीडिएटली चढ़ा देंगे, पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोथर्मिया, पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है फॉर द फर्स्ट 30 मिनट, उसके बाद आप चढ़ा दोगे, राइट। सो विद इन 30 मिनट आपको चढ़ाना है, नॉट इमीडिएटली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में होता कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन है, आंसर विल बी इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज कर दीजिए, इमीडिएटली जैसे ही आपका बैग आया आप ट्रांसफ्यूज कर दीजिए। पैक्ड आरबीसीज एंड होल ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो 4 आवर्स तक होता है, मतलब एक बार स्टार्ट किया 4 घंटे तक चलना चाहिए, 4 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर 4 आवर, राइट। प्लेटलेट एंड एफएफबी शुड बी ट्रांसफ्यूज एंड इट शुड बी ट्रांसफ्यूज फास्ट, एंड इसको इमीडिएटली खत्म करना है, विद इन 15 मिनट में खत्म करना है, राइट। ये आपको याद रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन टू परफॉर्म सक्शनिंग। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन विच यू फील लाइक सक्शनिंग की जरूरत है। नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, नो, दैट इज वेरी गुड। देन द पेशेंट हैज एन अफेक्टिव कफ, अगर खुद से कर रहा है कफिंग तो सक्शनिंग क्यों रिक्वायर्ड है। यू नो, कफिंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं तुम कफ करो, अगर पेशेंट कफ करेगा अपने आप सारा स्पूटम बाहर आ जाएगा। रिड्यूस ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लो हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है एयरवे में, वो क्लियर करना है, दैट मीन्स इट रिक्वायर सक्शनिंग। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नो। सो सक्शनिंग वाला आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
Now, which of the following is correct measurement of oropharyngeal airway? If you all remember, मैंने आपको OPA दिखाया था, LMA दिखाया था और nasopharyngeal airway दिखाया था, right? Now let's discuss about these two. तो हमने एयरवे को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. यूजुअली एयरवे आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट. एयरवे, राइट? एक है आपका बेसिक एयरवे एडजंक्ट, बेसिक एयरवे एडजंक्ट. एक है हमारा डेफिनेटिव एयरवे, बेसिक एयरवे एडजंक्ट और डेफिनेटिव एयरवे. अगर मैं बेसिक एयरवे एडजंक्ट की बात करूं तो वी हैव नेसोफेरिंजियल एयरवे जिसकी इमेज देखी थी, एंड ओरोफेरिंजियल एयरवे जिसे गिडल एयरवे बोलते हैं. डेफिनेटिव एयरवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, राइट? एक होता है सुप्राग्लॉटिक एयरवे, सुप्राग्लॉटिक एयरवे. सुप्राग्लॉटिक एयरवे में आपका एग्जांपल आ जाएगा लेरिंजियल मास्क एयरवे, राइट? सो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक एयरवे एडजंक्ट की, बेसिक एयरवे एडजंक्ट जो है उनसे हम ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करते हैं. बेसिक एयरवे एडजंक्ट क्या है? एयरवे को पेटेंट रखने में यूज करते हैं. नोजोफेरिंजियल एयरवे नॉस्ट्रल से इंसर्ट करेंगे आप, वो क्या है? नोस्ट्रल में पूरा नोज को पेटेंट रखेगा. ओरोफेरिंजियल एयरवे क्या कहाँ यूज कर रहे हैं? ओरोफेरिंजियल एयरवे का जो मेन पर्पस होता है यूज करने का, वो होता है द मेन पर्पस of using the oropharyngeal airway is to prevent the tongue fall or obstruction of airway जो है पेशेंट का वो बंद ना हो, इसीलिए ओपीए यूज करते हैं. हमेशा याद रखिए ओपीए सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में ही यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस पेशेंट में. अगर आप कॉन्शियस पेशेंट के मुंह के अंदर ओपीए डालने की कोशिश करोगे तो पेशेंट गैग कर जाएगा और उसे वॉमिटिंग हो जाएगी, वो एस्पिरेट भी कर सकता है और डिस्ट्रेस में भी जा सकता है, राइट? सो रिमेंबर ओपीए इज यूज्ड ओनली एंड ओनली अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट. अनकॉन्शियस है, टंग फॉल होने का रिस्क है, टंग फॉल होगा तो एयरवे बंद हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ टंग इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट यू आर यूजिंग ओपीए. एनपीए इज यूज्ड फॉर कॉन्शियस पेशेंट. एनपीए कहाँ यूज कर सकते हैं? कॉन्शियस पेशेंट में, क्योंकि वो तो नाक में डालना है, राइट? टू मेंटेन द एयरवे. अगर क्वेश्चन की बात करें अब मेजर कैसे करेंगे? एनपीए को मेजर करते हैं नेसोफेरिंजियल एयर को फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ट्रैगस ऑफ द ईयर. ओपीए को मेजर करते हैं फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ या एंगल ऑफ मैंडिबल, राइट? सो अगर हम बात करें ट्रैगस टू द एंगल ऑफ माउथ, नो. कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ, एब्सोल्युटली. कई बार आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए एक और, एक्चुअली दोनों ही मेथड करेक्ट है. एक है कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल और एंगल ऑफ द जॉ, दूसरा है सेंट्रल इंसीजर से लेके एंगल ऑफ द जॉ. प्रिफर्ड सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है? अगर मैं ऑप्शन क्वेश्चंस की बात करूं, सबसे ज्यादा ऑप्शन जो दिया जाता है वो है कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ जॉ या एंगल ऑफ मैंडिबल, राइट? सो यू विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी एज अ करेक्ट आंसर. Now oropharyngeal airway is used in which of the following patient? ये हमने अभी डिस्कस किया. oropharyngeal OPA को हम सेमी कॉन्शियस कॉन्शियस में यूज नहीं करेंगे. पेशेंट कैन हैव गैग रिफ्लेक्स, पेशेंट कैन डू वॉमिटिंग एंड वो एस्पिरेट भी कर सकता है. सो द आइडियल कैंडिडेट फॉर द इंसर्शन ऑफ OPA इज अनकॉन्शियस पेशेंट. नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2-3 बार तो आ चुका है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, चाहे सीपीआर में अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, राइट? ये आपने चार्ट बना लेना है वेंटिलेशन का रेशियो का. अगर आपके पास सिंगल रेस्क्यूअर है, सिंगल रेस्क्यूअर मतलब एक ही बचाने वाला है, और मल्टीपल रेस्क्यूअर, सिंगल रेस्क्यूअर में रेशियो विल बी 30:2, मल्टीपल रेस्क्यूअर में द रेशियो विल बी 30:2. चाइल्ड में सिंगल में 30:2, इन्फेंट में भी 30:2. लेकिन जब मल्टीपल रेस्क्यूअर होते हैं उस केस में चाइल्ड और इन्फेंट में द रेशियो विल बिकम 15:2. द रीजन बिहाइंड चाइल्ड एंड इन्फेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट. तो जब हमारे पास बचाने वाले ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, 15 ही चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, 2 ब्रेथ देते हैं जल्दी जल्दी,
हमने सिंगल में क्यों नहीं किया? सिंगल में इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाओ, आप अकेले बचाने वाले हो, अगर 15 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद वापस से अपनी पोजीशन बदल के उसका एयरवे को फिक्स करोगे, फिर ब्रीदिंग दोगे, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ना तो आप चेस्ट कंप्रेशन ठीक से कर पाओगे, ना ही आप वेंटिलेट ठीक से कर पाओगे, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड एंड इन्फेंट, मल्टीपल रेस्क्यूअर 15:2, बाकी सब जगह 30:2 है, राइट? सो अगर अब इस क्वेश्चन में ना तो मुझसे चाइल्ड पूछा है, ना मुझसे अडल्ट पूछा है, सिर्फ नॉर्मल रेशो पूछा है, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट, राइट? आंसर विल बी 30:2। चलिए, आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इज गिवन इन द वेंचुरी मास। तो यहाँ पे ये आपको वेंचुरी मास दिया है, ये आपको कलर कोडेड वेंचर दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा परसेंटेज है। सो रिमेंबर हमारा निमोनिक क्या था, इफ यू ऑल रिमेंबर, अगर हम आपको याद हो प्रैक्टिस के टाइम पे, सिंपल सा निमोनिक है, वेंचुरी के डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडेड मास्क होते हैं, वेंचर्स होते हैं, वाल्व होते हैं, जिससे आप कनेक्ट करते हो, जिसका हर एक का सेट FiO2 और फ्लो रेट है। तो हमारा निमोनिक है बॉय, रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग। सो ये हो गया हमारा ब्लू कलर, देन व्हाइट कलर, देन ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर, राइट? अब इनका FiO2 कितना होगा और परसेंटेज कितना होगा वो क्विकली एक बार वो क्विकली याद कर लेते हैं। सो ब्लू का है आपका 2 लीटर पर मिनट, व्हाइट इज जो फ्लो रेट है 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 10 एंड 15 लीटर पर मिनट। ये आपको याद करना है। FiO2 की अगर मैं बात करूं, FiO2 कैसे होगा, 24%, 24 के बाद 28, देन 31, देन 35 एंड लास्ट में जंप करेंगे 40 एंड 60। वेरी इजी टू रिमेम्बर। बॉय रेड, बॉय में W लगा देना है V के बाद, बॉय बॉय करके रेड एंड ग्रीन फ्लैग, राइट? ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन। और FiO2 में 2, 4, 6, 8, 10, फ्लो रेट में FiO2 में क्या होगा, 24, देन वी हैव 28, 31, 35, 40 एंड 60, राइट? तो यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पे बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर रेड। रेड का हमारा कितना लीटर पर मिनट था, अगर आप याद करो, बॉय रेड एंड ग्रीन, रेड वाला कितने पे आ रहा है आपका, 10 लीटर पर मिनट, जिसका FiO2 कितना है हमारा, 40% है, राइट? रेड में 40% इज द FiO2 और 10 लीटर पर मिनट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आप सक्शनिंग कर रहे हो और सक्शनिंग के टाइम पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन, immediately stop the procedure, right? Before suctioning it is very important to hyperventilate the patient, हाइपरवेंटिलेट करना है 30 सेकेंड के लिए, आपको हाइपरवेंटिलेट करना है, देन यू हैव टू डू द सक्शनिंग। एंड सक्शनिंग के टाइम पे अगर पेशेंट को कोई भी डिस्ट्रेस होता है, इमीडिएटली रिमूव द सक्शन कैथेटर। सक्शन को फिनिश नहीं करना है, सीनियर नर्स आपकी और आपको डांट लग जाएगी, डॉक्टर को बुलाना है, बट लेटर ऑन अगर कंडीशन और वर्सन हो जाए, फर्स्ट यू हैव टू इमीडिएटली रिमूव द सक्शन कैथेटर एंड यू हैव टू कनेक्ट द पेशेंट। अब यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर अगर डिस्कनेक्टेड है, देन यू हैव टू गिव हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट विद एम्बू बैग, right? So option number A is the correct answer. In 4.5 milliliter ET tube, what size of suction catheter is used? Now there are two formula to find out the correct size of suction catheter based on ET tube size. Formula number 1. Formula number 1 बोलता है endotracheal tube का size जो कि मिलीमीटर में है, multiply by 2 minus 1. This is your formula number 1. इससे देखते हैं, तो size है 4.5 मिलीमीटर multiply by 2 minus 1. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9 मिलीमीटर, एंड उसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे यू विल गेट 8, दैट मीन्स आंसर विल बी 8 फ्रेंच। अनदर फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इज एंडोट्रेकियल ट्यूब मिलीमीटर divided by 2 multiply by 3, and whatever the answer you will get you have to select one size up, right? So यहाँ पे 4.5 को आप डिवाइड करो 2 से and then you have to multiply by 3, और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे द आंसर यू विल गेट समवेयर अराउंड 6.7। यहाँ से एक साइज अप लेना है, अब एक साइज अप मतलब ये 7 है, ये राउंड फिगर करके 7 होगा, 7 से अप लेंगे यू विल गेट 8, सो दैट मीन्स 8 फ्रेंच इज कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? आंसर विल बी 8 फ्रेंच।
Now flow rate of the drug shown as 50 ml in 15 minutes, the correct flow rate of the drug, right? आपको 15 ml वॉल्यूम है और 15 मिनट में एडमिनिस्टर करना है. व्हाट विल बी द फ्लो रेट? फ्लो रेट आपको ml पर आवर में दिया है, हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे. टोटल वॉल्यूम in ml divided by time in hours, right? So now you have to look that time हमारे पास जो है वो मिनट में दिया और हमें आवर्स में चाहिए. तो सबसे पहले 15 मिनट को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मिनट एक स्मॉलर यूनिट है, आवर्स एक बिगर यूनिट है. स्मॉलर से बिगर में जाएंगे, दैट मीन्स हमें डिवाइड करना है द बेसिक डिफरेंस. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिफरेंस का डिजिट क्या है? 60. सो 15 मिनट divided by 60 minute, that will give us 1 hour. मिनट से मिनट कट गया, and when you solve this you will get 0.25 hours, right? तो अब आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास टाइम है, right? So हमारे पास टाइम है 0.25 hours और वॉल्यूम है 50 ml. जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get 200 ml per hour, right? आपको जो फ्लो रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फ्लो रेट 200 ml पर आवर पे मिलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ पेशेंट द डिजायर्ड डोज इज 200 मिलीग्राम बीडी. दिन में 2 बार बोला है, 200 मिलीग्राम देना है. अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम. ध्यान से देखना, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वो मिलीग्राम में किया है. आपके पास जो ड्रग सेम ड्रग है वो ग्राम में है. द करेक्ट डोज फॉर 1 डोज ऑफ दिस ड्रग, मतलब डॉक्टर ने दिन में 2 बार देने के लिए बोला है, लेकिन आपसे पूछा है कि आप कितना मेडिकेशन दोगे? एक डोज. एक जब डोज दोगे तो कितना दोगे, राइट? सिंपल है, इसको इजी तरीका वही है, डॉक्टर ऑर्डर डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. डॉक्टर ऑर्डर है 200 मिलीग्राम, लेकिन जो हैंड में स्टॉक है वो है 0.1 ग्राम. मल्टीप्लाई एक टाइम का डोज निकालना है. अब ये जो ग्राम है या किसी भी मिलीग्राम या ग्राम, किसी को तो बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट? अगर हम ग्राम की बात करें, राइट, अगर आप चेंज करोगे ग्राम को मिलीग्राम में, सो आपका जो 0.1 ग्राम है ये क्या है? हाइयर यूनिट है, और आपको मिलीग्राम से स्मॉलर यूनिट में आना है. ऊपर से नीचे आना इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. सो 0.1 ग्राम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 मिलीग्राम से, ये बनता है आपका 1 ग्राम, राइट? 0. अब ग्राम से ग्राम कट गया, यहां से आपने 10 ले लिया, 0 से 0 कट गया, दैट मीन्स 100 मिलीग्राम आ गया आपके. अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई. 0.1 ग्राम मतलब यस, यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 मिलीग्राम, राइट? अब इसको कट कर देना है आपने. 20 से 20 कट गया, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, यू विल गेट 2 टैबलेट. आंसर विल बी 2 टैबलेट, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर अ पेशेंट इज 0.4 मिलीग्राम एंड द डोज अवेलेबल इज 1 मिलीग्राम पर ml. आपके पास डॉक्टर ऑर्डर हैंड स्टॉक मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. डॉक्टर ऑर्डर है 0.4 मिलीग्राम, आपके पास स्टॉक में 1 मिलीग्राम की मेडिसिन है. 1 ml पर ml मतलब 1 ml. मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, आपने मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, द आंसर विल बी 0.4 ml. आंसर कितना आएगा? 0.4 ml. कभी कभी कुछ कुछ मेडिकेशन के ड्रग के कैलकुलेशन ऐसे होते हैं दैट यू डोंट हैव रिक्वायर अ पेपर एंड पेन, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू क्रॉस चेक द वैल्यू. कई बार एक्साइटमेंट में आके ना हम जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, ऊपर 250 होता है, आप 200 से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देते हो. तो ड्रग कैलकुलेशन में थोड़ा इत्मीनान से करना, और जब सारे क्वेश्चन कर लो उसके बाद करना, ताकि अगर अटक भी जाओ तो आपके पास ये हो कि मैंने बाकी सेक्शन के सारे क्वेश्चन, बाकी आपके अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपने जो है 20 में से 19 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ यही ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन पेंडिंग है, राइट? Which medication should not be administered in the treatment of CSD in lumbar puncture? Now lumbar puncture जो procedure करते हैं, you can give anesthetic medication, right? Anesthesia तो दे सकते हैं वहां से. We can also give antibiotic infection के लिए. We can also give steroid as a pain, but anti-inflammatory drugs are something which should not be given because they can increase the risk of bleeding. So lumbar puncture में आप note down that anti-inflammatory drugs नहीं देते, right?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव 1 gram in 50 ml normal saline to be administered over 30 minutes to a client with an infection. The drop factor is 15 drops per ml. Already आपको यहाँ पे drop factors दिया है. The nurse set the flow rate at how many drops per minute. आपको flow rate निकालना है. राइट अब देखो कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया कि 1 ग्राम का मेडिकेशन 50 ml के नॉर्मल सलाइन में ऐड कर दिया, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम तो 50 ml ही रहेगा आपके पास वॉल्यूम. अब यहाँ जो फ्लो रेट का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, लेट मी टेल यू. यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट वाला है, तो फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होगा विच इज GTT ड्रॉप्स पर मिनट. राइट ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, टोटल वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर जो कि था ड्रॉप्स पर ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट. राइट सारी वैल्यू को पुट कर दो. हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितनी है 50 ml, दोबारा क्रॉस चेक करते हैं 50 ml. राइट मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है 15 ड्रॉप्स पर ml नीचे आ जाएगा. टाइम कितना दिया है इन मिनट में, अगर आप टाइम देखो ओवर 30 मिनट, तो 30 मिनट आपके पास टाइम है. अब अगर जब आप इसे कट करोगे ml से ml कट गया एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 25 ड्रॉप्स पर मिनट. राइट आपको क्या मिलेगा 25 ड्रॉप्स पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द इमेज. अब यहाँ पे जो पोजीशन आपको दिख रही है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पोजीशन है. इट इज ए ट्रेंडनबर्ग पोजीशन और रिवर्स. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दो में होता है, लिथोटमी नहीं है एंड सिम्स भी नहीं है. यहाँ ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंडनबर्ग पोजीशन मतलब हेड एंड डाउन होगा, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग मतलब हेड एंड अप होगा. तो यहाँ पे क्योंकि पेशेंट का हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड, दिस इज नोन एज रिवर्स Trendelenburg position, and this position is used commonly in laparoscopic surgery. जैसे कोलिसिस्टेक्टमी होता है ना, abdominal laparoscopic surgery में we prefer reverse Trendelenburg position. Right, I'll show you the other image also. तो ये वाली position हो गई आपकी Trendelenburg position. This is your lithotomy position जो कि वजाइनल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं. दिस इज योर सिम्स पोजीशन जो कि हम रेक्टल एग्जामिनेशन या एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं. विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट. तो ऑलवेज रिमेंबर रिसिपिएंट पूछा है, डोनर नहीं पूछा. अगर ये डोनर की बात करते विल कंसीडर O नेगेटिव, O पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर. राइट O negative cannot receive blood from the positive. इसीलिए O negative can give to anyone. O negative को यूनिवर्सल डोनर माना है. अगर रिसिपिएंट की बात करें सो AB positive is considered to be the universal recipient जो सबसे ब्लड ले सकते हैं. राइट AB पॉजिटिव सबसे ले सकते हैं, O नेगेटिव सबको दे सकते हैं. सो O नेगेटिव डोनर है, AB पॉजिटिव इज द रिसिपिएंट. नाउ व्हाट इज दिस इमेज. सो यहाँ पे ये जो इमेज है ये है ऑटोक्लेव है, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट स्टीम अंडर स्टेरिलाइजेशन, moist heat sterilization. It is a process of sterilization of moist heat जो कि बहुत ही important process है जो कि हम hospital में use करते हैं for the process of sterilization, that is autoclaving. Now Heimlich maneuver is used to treat. If you remember हमने Heimlich maneuver पढ़ा था. Heimlich maneuver को abdominal thrusting भी बोलते हैं. जब पेशेंट को चोकिंग होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उस केस में आप पेशेंट को जो है abdominal thrusting करोगे जब तक पेशेंट कॉन्शियस है. The moment patient become unconscious, unresponsive, you have to switch to CPR. आपको CPR करना है. So answer will be upper airway obstruction. Which of the following is not transmitted by needle stick injury? Needle stick injury में you have to remember the rule of 3. What is the rule of 3? 30%, 3%, 0.3%. So 30% there is a risk of transmission of hepatitis B virus. 3% there is a risk of transmission of through needle stick injury
hepatitis C virus, and 0.5% there is a risk of transmission of not hepatitis, which I have written here in flow, that is HIV, right? जिसमें CRE में भरमार question आए थे. So always remember, HIV में the post exposure prophylaxis should not be recommended beyond 72 early. ये बहुत important है, and it should be started as early as possible or within 2 early of exposure. So answer HIV भी है, hepatitis C और B भी है, scrub typhus नहीं है. Now next is identify the pulse being palpated in the given image. तो यहाँ पे पेशेंट का नी है, ये घुटना है, नी के बिहाइंड पल्स को पाल्पेट किया है, विच इज पॉप्लीटियल फोसा. तो पॉप्लीटियल में क्या होगा? पॉप्लीटियल पल्स होगा. कई बार हम कंफ्यूज होके पोस्टीरियर टिबियल कर देते हैं, नहीं, द आंसर विल बी पॉप्लीटियल पल्स, राइट? सो इफ यू कैन सी दिस पल्स साइड, वी हैव वन सेंट्रल पल्स एंड द रेस्ट ऑल आर पेरिफेरल पल्स. वी हैव टेम्पोरल, कैरेटिड, उसके बाद ब्रेकियल, देन फिमोरल, पॉप्लीटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड पेडल, एंड बीच में हो गया एपिकल पल्स. एपिकल पल्स की साइड हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ अडल्ट इट इज लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस mid clavicular line. In case of child it is fourth intercostal space mid clavicular line, right? Next question. The nurse is caring for a client with nasogastric tube that is attached to low suction. हम हमेशा nasogastric tube को suction से attach नहीं करते हैं. We can attach the NG tube with the suction only when there is a risk of abdominal distension. जैसे post operative patient है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ऑलरेडी सर्जरी हुआ है, उसका बावल मूवमेंट अभी एक्टिव नहीं है, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो स्टमक क्या है? डिस्टेंडेड हो जाएगा. अगर स्टमक डिस्टेंडेड हो जाएगा तो वो डायफ्राम को ऊपर पुश करेगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी. तो उसके स्टमक को डिस्टेंड नहीं होने देना है, उसको डीकम्प्रेस करना है. डीकम्प्रेस करने के लिए हम पेशेंट के एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, उसे सक्शन से कनेक्ट कर देते हैं. बट always remember, if you have a patient with NG tube connected with low suction catheter, हमेशा suction pressure low होना चाहिए, low suction pressure. दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूअस लगातार सक्शन से कनेक्ट नहीं करना है, इट शुड बी इंटरमिटेंट, मतलब ब्रेक करके. अगर लगातार कनेक्ट करोगे देन पेशेंट कैन एक्सपीरियंस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. सारा एसिड चला जाएगा तो बेस ही बचेगा, राइट? इफ योर पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग excessive vomiting or suctioning, then they can result into which acid balance problem? Metabolic alkalosis. Next question is, the nurse noticed that patient IV line, पेशेंट का जो IV line है वो रेड है, warm है, painful है, slightly edematous है, proximal to the insertion point of IV cannula. While documentation the patient condition, which term the nurse will use? क्या ये फ्लेबाइटिस है, इन्फिल्ट्रेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन है? नाउ फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन कुछ ना कुछ अलग हिंट वो देता. एलर्जिक रिएक्शन में मे बी पेशेंट को आर्टिकेरिया हो गया, रैशेस स्टार्ट हो गए, हेडेक हो गया, राइट? हाइपर सेंसिटिव मे बी दे हैव आइडेंटिफाइड कुछ ना कुछ हिंट में इम्यूनो वहां पे एंटीबॉडी दिया होता है हिंट में कि ये एक्टिवेट हुआ है या ऐसा है. लेकिन यहाँ पे ये जो दो टर्म है ना, उनमें से आंसर है, या तो फ्लेबाइटिस होगा या इन्फिल्ट्रेशन होगा. इन्फिल्ट्रेशन में जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, आईवी लाइन जो है वहां पे वो एरिया स्वेलन हो जाता है, एंड ना केवल स्वेलन हो जाता है, अगर इफ यू कीप ऑन गिविंग द सेम थ्रू द सेम लाइन, इफ यू कीप ऑन गिविंग द मेडिकेशन, दैट विल बिकम हार्ड. तो वहां क्या हो जाएगा? इंड्यूरेशन हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा एरिया, जिसे बोलते हैं इंड्यूरेशन. और पेल कलर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही व्हाइट कलर हो जाएगा, पेशेंट का बिल्कुल व्हाइट है, और वो कूल टू टच होगा क्योंकि वहां पे पानी इकट्ठा हो गया है, राइट? सो ये इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो, क्योंकि किसी भी साइन एंड सिम्टम में ये नहीं है कि द साइट इज कूल टू टच, इट इज एडिमेटस, स्वेलन या इंड्यूरेशन. इंस्टेड यहाँ पे लिखा है थोड़ी सी वार्म है, हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन है, दैट इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लेबाइटिस. ये किसका साइन है? फ्लेबाइटिस का साइन है, विच मीन्स यू हैव टू रीसाइट द आईवी कैनुला. नाउ अगेन IBQ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है. दिस इज योर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी. नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी हम यूज करते हैं जहां पे लार्ज अमाउंट में एक्सुडेट होता है, राइट? लार्ज अमाउंट में एक्सुडेट होता है. बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव प्रेशर थेरेपी कभी भी कंटामिनेटेड वुंड में नहीं यूज करेंगे, हमेशा क्लीन वुंड में यूज करते हैं.
It should never be used in contaminated wound. We have to use in a clean wound, जहाँ पे हम प्रेशर सेट करते हैं, which is somewhere around 125 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये प्रेशर आपने लगाया. एक फोम की ड्रेसिंग होती है. ड्रेसिंग क्या है, सारा एक्सुडेट को सोक करेगी. ये ड्रेसिंग से ट्यूबिंग कनेक्टर होंगे. ये कैनिस्टर है जिसमें सारा सक्शन ड्रेनेज आता रहेगा, राइट. तो ये क्या है, ये प्रेशर से भी जो आसपास ये सारा इसने ऑब्जॉर्ब किया जो भी डिस्चार्ज था एक्सुडेट, एंड ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो आसपास के टिश्यू है उनको क्या किया, उन्होंने एक्टिवेट किया ताकि उनकी ब्लड सप्लाई रिच हो, राइट, एंड टिश्यू जनरेट होते रहे, न्यू सप्लाई आती रहे. सो दिस इज योर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी. Now, the nurse is preparing to provide a colostomy care to provide to a patient on contact precaution. Now, this is very important. Scenario based question में आप hint देखो. पहला hint दिया है कि आप colostomy care कर रहे हो. दूसरा hint दिया है कि patient contact precaution में है. अब जब भी हम contact precaution की बात करते हैं, we remember that there are two PPE which is mandatory, जो पहनना ही पहनना है. That is gown and gloves. चाहे कुछ भी हो जाए ये तो हम पहनेंगे ही पहनेंगे. विद हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. बिकॉज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में आप क्या करते हो, यू हैव टू कीप द पेशेंट अंडर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड द नर्स यूज फॉर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर. यहाँ पे क्योंकि कोलेस्टमी केयर है, फीकल कंटेंट है, तो मैक्सिमम, अब जब आप कोलेस्टमी केयर करते हो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम कवर करो. इफ्लुएंट डिस्चार्ज आएगा तो मास्क आप पहनोगे फॉर द स्मेल, आप गाउन पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, आप फेस शील्ड पहन सकते हो ताकि स्प्लैश ना हो. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखो, विच इज मोर लाइकली एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. Now, a patient is admitted with a complaint of pulmonary edema and a history revealed 10-year emphysema. Patient को pulmonary edema हो रखा है. जब भी हम पानी की बात करते हैं ना, whenever there is accumulation of water और air, तो उस केस में जब भी कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, द एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड दैट वी कैन ऑस्कल्टेट इज क्रैकल, राइट. सो पेशेंट को एम्फाइसीमा ऑलरेडी हिस्ट्री है और अभी वो पल्मोनरी एडिमा से है, तो विच लंग साउंड यू कैन सस्पेक्ट इन दिस पेशेंट, आंसर विल बी क्रैकल. रेल्स एक तरीके का, इट इज अ टाइप ऑफ क्रैकल ओनली, बट हेयर वी विल कंसीडर एज क्रैकल टू बी द करेक्ट आंसर. स्ट्राइडर मतलब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाउड साउंड होते हैं जिसका मतलब है इमीडिएट मेजर कहीं ना कहीं एयरवे ब्लॉक्ड है. वीजिंग आपको देखने को मिलता है एस्थमा की सिचुएशन में, तो वीजिंग हो गया एस्थमा में, इसका करेक्ट आंसर हो गया क्रैकल, राइट. Next is a client has a NG tube following a subtotal gastrectomy. The nurse should, अब patient को NG tube लगा है after a surgery, तो most probably ये NG tube हो सकता है सक्शन से कनेक्ट हो, और लो इंटरमीडिएट सक्शन से कनेक्ट इसलिए कर रखा है क्योंकि हमें अब्डोमिनल डिस्टेंशन को प्रिवेंट करना है. इरिगेट द ट्यूब, जब भी सक्शन से कनेक्टेड होता है, सो यू शुड नॉट इरिगेट, और स्पेशली सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी हुआ है तो आपने इरिगेट नहीं करना है क्योंकि दैट कैन कॉज प्रेशर ऑन द सूचर, ऑन सूचर ब्रेक हो सकते हैं. रीपोजिशन द ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं, हम ट्यूब को बिल्कुल भी रीपोजिशन नहीं करेंगे. मॉनिटर द ट्यूब, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर नॉजिया, वॉमिटिंग एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन. यस, दिस इज समथिंग दैट वी कैन परफॉर्म, के पेशेंट को नॉजिया तो नहीं हो रहा, वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को अब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या, अगर ये सारी चीजें हो रही होंगी और पेशेंट सक्शन से कनेक्ट होगा, इट मींस सक्शनिंग अपैरेटस ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, राइट. टर्न द मशीन टू हाई सक्शन इफ द ड्रेनेज इज sluggish or on low suction. No, we should never apply high suction to the patient with NG tube because that can result into metabolic alkalosis. So option number C is going to be the correct answer. A patient is admitted in emergency room with infectious wound in her lower leg. Which of the following parameters should be assessed by the nurse on routine basis? ब्लड कल्चर हम रूटीन बेसिस में नहीं करते, राइट. वी शुड नॉट टेक रूटीनली, हम ब्लड कल्चर तो नहीं करेंगे. स्वैब के लिए भी आपको डॉक्टर ऑर्डर चाहिए. फॉर बोथ ऑफ दिस प्रोसीजर यू नीड अ डॉक्टर ऑर्डर. वुंड सोकेज ये भी नहीं करेंगे, दैट वी हैव टू सोक द वुंड विद सम पर्टिकुलर सोल्यूशन. द ओनली स्टेप, द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी डन विदाउट ऑन एज अ रूटीन प्रोसीजर विदाउट अ डॉक्टर ऑर्डर इज मेजरिंग द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Now, during physical examination of the thorax, a nurse listen vesicular sound.
These are normal breath sound, right? Bronchovesicular, bronchial sound, tracheal sound, vesicular sound, ये सारे क्या normal breath sound है. तो हम vesicular sound को कहाँ पे auscultate करते हैं? Usually vesicular sound आपको जो over पूरी lung field है ना वहाँ पे सुनाई देंगे. Now I have a table and I want all of you to just read and remember this table. Bronchial sound आपको सिर्फ कहाँ सुनते हैं? Anteriorly सुनाई देंगे, and you can listen auscultate this bronchial sound over the ट्रेकिया. ट्रेकिया स्टर्नम का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, मेन्यूरिम, इसके आसपास आपको सुनाई देंगे. ओवर द मेन्यूरिम सुनाई देता है, राइट? एंड दे आर ऑस्कल्टेटेड एंटीरियरली. वेसिक्यूलर साउंड आर द वन जो कि सॉफ्ट एंड लो पिच होते हैं, एंड यहाँ पे ये सारी ओवर द लंग फील्ड एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी सुनाई देते हैं. बिफोर द लंग साउंड, यू मस्ट हैव हर्ड बचपन में जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलता था टेक अ डीप ब्रेथ. डॉक्टर बोलते थे ना एक लंबी गहरी सांस लो, फिर स्टेथोस्कोप के डायफ्राम से they will auscultate the anterior part and the posterior part. So this is what they are auscultating. Now we get to know कि डॉक्टर क्या सुनते हैं. Bronchial anteriorly, vesicular over the lung field anterior and posterior, bronchovesicular anterior posterior दोनों side, and tracheal sound over the trachea, right? So यहाँ ये आपको याद करना है. Plus bronchial sound को याद रखें. Bronchovesicular usually heard over the first and second intercostal space जो कि काफी ब्रोंकियल साउंड, राइट? ब्रोंकियल साउंड हमें सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है. अब इसमें वेसिकुलर साउंड में आंसर क्या हो जाएगा? एट द लोअर लोब ऑफ द लंग्स, या फिर एंटायर लंग फील्ड में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो लंग साउंड सुनते हैं वो है वेसिकुलर साउंड. A nurse is assisting a CVP line insertion during the procedure. The nurse observed the patient is having irritation and shortness of breath. पेशेंट को क्या है? ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, डिस्निया हो गया ड्यूरिंग द इंसर्शन, ड्यूरिंग द प्रोसीजर. दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये रिस्क है एयर एम्बोलिज्म का, राइट? हेमाटोमा नहीं हो सकता, माल पोजिशन नहीं हो सकता. माल पोजिशन दैट मीन्स इट कैन रिजल्ट इनटू एरिथमिया, है ना? कैथेटर अंदर चला गया राइट एट्रियम के, पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है. सो हियर दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एयर एम्बोलिज्म, कि एयर एम्बोलिज्म हो गया है, पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है. इसका मैनेजमेंट क्या है? पेशेंट को विल गिव ट्रेंडी लेनबर्ग पोजीशन, इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसीजर, सीवीपी कैथेटर बाहर निकालो, कवर द सीवीपी जहां से आपने इंसर्ट किया विद एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, एंड प्लेस द पेशेंट इन ट्रेंडनबर्ग पोजीशन. Right, now this is your IBQ question and you have to identify which is the correct answer. So this is your PICC line, which is peripherally inserted central catheter, and the most common site from where the PICC line is inserted is basilic, right? Basilic is more preferred than cephalic vein. Next question is, which of the following should be done first during the donning process? Donning मतलब wearing of the PP. So ये आपके नॉर्सेट में भी पूछा गया था, जिसमें करेक्ट आंसर इज योर हैंड वॉशिंग. हम हमेशा हैंड वॉशिंग से स्टेप से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू डू हैंड वॉशिंग, देन वी हैव टू वेयर द अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट? अगला है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज. सो दिस इज योर कफ मैनोमीटर विच इज यूज्ड टू मॉनिटर द कफ प्रेशर, राइट? अगर आपको ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब का कफ प्रेशर मॉनिटर करना है, देन दिस इज योर कफ मैनोमीटर, राइट? सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, मैलीकॉट, रबर कैथेटर, राइल्स ट्यूब तो वैसे ही एनजी ट्यूब है, राइट? और ये एक यूरिनरी कैथेटर भी नहीं है. और रॉबिन्सन विच इज अ प्लेन रबर कैथेटर. सो यहाँ पे जो मैलीकॉट कैथेटर होता है, मैलीकॉट कैथेटर एक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? फोलीज कैथेटर, इंडवेलिंग कैथेटर, दैट इज ऑल्सो अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर. ऐसे ही पेजर कैथेटर होता है, वो भी एक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है. Now a patient with blood transfusion has a light head, chills and rashes, मतलब उसे रिएक्शन हुआ है. But the nurse will expect the order to the patient. कौन सी मेडिकेशन ऑर्डर करनी चाहिए अगर पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? सो एलर्जी के केस में द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन कैन बी एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिनिस्टर दिस सो दैट वो रिकरेंट ना हो और वो एग्रीवेट ना हो, बढ़े ना कंडीशन, राइट? एलर्जिक रिएक्शन वहीं पे ही स्टॉप हो जाए और ज्यादा ट्रिगर ना करे बॉडी. डिफरेंस बिटवीन एपिकल, ये हमने अभी पढ़ लिया था आगे. एपिकल एंड रेडियल पल्स डिफरेंस बोलते हैं पल्स डेफिसिट. किस कंडीशन में होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में होता है. अ 20-year मैन एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद मैसिव हेमरेज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. विच कैनुला वी विल यूज? सो 20 यूज नहीं करेंगे. 20 का कलर है आपका पिंक, 18 इज ग्रीन कलर,
26 आपका कौन सा कलर है बताओ? 26 इज योर पर्पल कलर. 23 देर इज नो कैनुला ऑफ 23. 22 इज ब्लू कलर. एक बार क्विकली सारे कैनुला याद कर लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अगर हम बात करें, कैनुला विल स्टार्ट फ्रॉम 14 गेज. 14 गेज के बाद आएगा 16 गेज. वी हैव न्यू एंट्री 17 गेज, 18 गेज हो गया, 20 हो गया, 22, वी हैव 24, वी हैव 26, राइट? 14 में हमारा कलर है ऑरेंज कलर विच इज अ वेरी मोटा कैनुला जो कि ट्रॉमा में रैपिड ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है. 16 में आपका कलर है ग्रे, अगेन सेम ट्रॉमा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है. 17 इज व्हाइट कलर, सेम ट्रॉमा एंड रैपिड कंडीशन. 18 इज ग्रीन कलर. नाउ 18 is used for routine blood transfusion or any diagnostic contrast drug administration. 20 is pink in color जो कि हम adult patient में use करते हैं. जितनी भी routine procedure करने हैं, IV fluid देना है, medication देना है, उन सब के लिए आप pink use करते हो. 22 is blue in color. Blue वाला कैनुला हम older adult में use करते हैं और children में use करते हैं, right? 24 हम इन्फेंट में यूज करते हैं एंड 26 हम न्यू बॉर्न या न्यू नेट में यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज योर कंप्लीट चार्ट ऑफ आईवी कैनुला. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 14, 16 और 17, द आंसर विल बी 18 गेज विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू द अदर ऑप्शन, राइट? नाउ फीमेल विथ स्कैल्डेड बोन, बोन का केस है, इनिशियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट किससे करेंगे? Always remember the fluid of choice in bone is ringer lactate, right? Ringer lactate जिसमें हम पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करते हैं. पार्कलैंड फॉर्मूला अपडेटेड जो न्यू वाला है वो यूज नहीं करना है बिकॉज अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनका जो आंसर है वो ओल्ड फॉर्मूला से ही निकाल रहे हैं वो लोग. सो पहले आप ओल्ड वाला यूज करना विच इज 4 ml मल्टीप्लाई by total body surface area multiply by body weight in kg, right? इसमें जो फ्लूइड आएगा उसका हाफ आपको देना है 8 hours में एंड रिमेनिंग हाफ आपको देना है 16 hours में. सो आंसर विल बी योर रिंगर लैक्टेट. नाउ आइडेंटिफाई द इमेज. यहाँ पे ये देखो, ये कॉटरी डायथर्मी मशीन को मत देखो, ये पेंसिल को देखो विच इज दो इस तरीके से ये बना हुआ है एंगल, राइट? तो ये बाइपोलर कॉटरी मशीन है. मोनोपोलर में तो एक ही पेंसिल होती है. दिस इज योर बाइपोलर कॉटरी, right? The last question of this session is you have to identify this drain IBQ and I'm sure you all are aware about this is not Penrose Hemovac भी नहीं है, this is your Jackson Pratt drain. Jackson Pratt drain commonly used in case of breast or abdominal surgery. Avoid करते हैं head surgery, head and neck surgery में. इसमें एक खास बात है, this is your ये हमारा एक्टिव ड्रेन है, पैसिव फॉर्म नहीं है, एक्टिव फॉर्म ड्रेन है. इसे यूज करने से पहले यू हैव टू स्क्वीज दिस, मतलब आपको कंप्रेस करना पड़ेगा. देन यू हैव टू कनेक्ट दिस अलोंग विद द ट्यूबिंग. जो भी पेशेंट की बॉडी में पार्ट ट्यूबिंग होगी वो ट्यूबिंग को इस जैक्सन प्रैट ड्रेन से कनेक्ट करने से पहले आपको नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा. एंड हाउ टू जनरेट द नेगेटिव प्रेशर? इसको स्क्वीज कर दो, कंप्रेस कर दो. By compressing this, you have generated negative pressure. Then you have to connect this with the tubing which is inserted into the patient body. Right? So that's all from my side. Fundamental of nursing question answer recall, and wish you all the best for your NORCIT 8.0 preparation. I'm sure you will do the best. And again, stay happy, stay healthy, stay